बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और इन एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मंडे का आज दिन है, आपको पता है कि जैसे ही मंडे स्टार्ट होता है वीकेंड के बाद जो है आप एक नई उम्मीद के साथ, एक अच्छी सोच के साथ जो अपने दिन का आगाज़ करते हैं। और इसी के साथ जो है आज सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों को और अपनी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। तो सबसे पहले तो उनका कि उन्होंने मेरे दिन को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाया और बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और मेरी यहाँ पर जितने भी टीम है जो अभी अभी मुझे विश कर रही है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे मैं ऑफिस एंटर हुई तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे प्यारे दोस्तों ने भी विश किया, तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर हैं। सबसे पहले तो अहमद खान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अहमद ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी इंजीनियर बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इमरजेंसी ऑफिसर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, इसके साथ ही आज हम बात करेंगे, एक तो अहमद सेन की बीट से रिलेटेड बात होगी और उसके साथ साथ हम बात करेंगे इस टाइम जो है रेस्क्यू के हवाले से इनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये किस तरह काम कर रहे हैं। आपको पता है कि हमेशा हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या कोई भी इस तरह का मौका होता है तो हमेशा रेस्क्यू की टीम जो है वो सबसे पहले पहुँचती है। और कोई भी इस तरह का मामला हो तो इनको हमेशा सैल्यूट पेश करते हैं कि इनकी जो टीम है ये खुद हैं, ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और मज़ीद भी इनकी एक्टिविटीज़ जानेंगे। इस हवाले से पहले तो अमर से जानते हैं। अमर, इस टाइम हम क्राइम के हवाले से बात करें क्योंकि आपको पता है कि दिन ब दिन जितनी महंगाई हो रही है और जितनी हमारी मुल्क की सियासी सूरत हाल चल रही है उसमें क्राइम भी जो है वो उतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सर्दियों की आमद है और क्राइम जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। रोज़ाना की बेस पे 20, 22, 21 रोज़ाना की बेस पे वारदातें हो रही हैं। पुलिस मुख्तलिफ नाके भी लगा रही है लेकिन चोर और डकैत जो हैं वो काफ़ी चौकन्ना है। वो पुलिस को भी चकमा देने में कामयाब हैं और मुख्तलिफ गैंग जो हैं वो भी पुलिस ने पकड़े तो हुए हैं, उनसे रिकवरियाँ भी की जा रही हैं। लेकिन ओवरऑल शहर में जो है वो मुख्तलिफ थानों की हदूद में काफ़ी हद तक क्राइम रेशो जो है वो बढ़ चुका है। शहरी जो हैं वो अपने आप को फ़िलहाल तो गैर महफूज कर रहे हैं लेकिन पुलिस की टीमें जो हैं वो भी फील्ड में तो हैं। जैसे मुहाफ़िज़ स्क्वाड भी है, डॉल्फिन स्क्वाड भी है, वो भी गश्त वगैरह कर रही हैं और जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको कंट्रोल भी कर रहे हैं, उनको रोकते हैं, उनकी शनाख्त भी चेक कर रहे हैं। ऐप्स जो हैं वो भी पुलिस की जानिब से तश्कील दी हुई हैं। 2 ऐप्स हैं, एक होटल ही और दूसरी है पुलिस ई ऐप, जिसके ज़रिए जो है वो जराइम पेशा अफराद की शनाख्त भी की जा रही है। वो डॉल्फिन स्क्वाड के पास भी है और पुलिस के पास भी है, पंजाब पुलिस के पास और मुहाफ़िज़ स्क्वाड के पास भी वो ऐप है जिससे उनको लगता है कि ये मशकूक अफराद है, इसकी चेक करना चाहिए। और हाँ, जिसका ID कार्ड नहीं होता उसको तो वो फौरी तौर पर ना थाने मूव कर देते हैं क्योंकि जराइम जो बढ़ रहा है उसको तो फौरी तौर पर कंट्रोल करना है। शहरियों से यही इल्तमास है कि अपना ID कार्ड जो है, आइडेंटिटी कार्ड, वो अपने साथ रखें, जिससे जो है क्राइम की रेशो में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी क्योंकि जराइम पेशा अफराद का पता तो नहीं लगता। कोई आजकल दाढ़ी भी रखी होती है और डकैतियाँ भी कर रहे होते हैं। निकात जैसे कि फोक का सिस्टम चल रहा है आजकल, स्मोक भी है, फोक भी है, उसके ज़रिए ना शहरी निकाब भी मुंह पे कर रहे हैं क्योंकि हेलमेट की जैसे पाबंदी लगी हुई हैं। हेलमेट गैंग भी काफ़ी मुतहरिक है। और दूसरा जो निकाब पोश हैं जो मास्क वगैरह लगा लेते हैं, उसके हवाले से यही कहना चाहता हूँ कि अपने आइडेंटिटी कार्ड जो है वो अपने साथ रखें ताकि पुलिस को भी एक पता चल सके कि कौन सा जो जराइम पेशा अफराद है कौन है और जो आम शहरी कौन है। एक तो शहर में ओवरऑल क्राइम की सूरत हाल पहले की निस्बत अब तक काफ़ी बढ़ चुकी है क्योंकि अब सर्दियाँ जब आती हैं ज़ाहिर सी बात है जल्दी ही रातें हो जाती हैं, रातें बहुत लंबी होती हैं और जिसकी वजह से शाम को 5 बजे से ही पूरा, वैसे तो अब रात की निस्बत दिन में भी होना शुरू हो गई है ना कि अब तो दिन दिहाड़े, अब तो रात वाला वो सिलसिला भी खत्म हो गया है कि दिन दिहाड़े भी जो है वो आपको रोक लिया जाता है, आपको लूट लिया जाता है, घर में डकैतियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह के मामला जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, उसके साथ ही मैं आपको बता दूं नाज़रीन, आज जो मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, ये है जी फ्लोरल
फाइनीज का, और आप उनके इंस्टाग्राम पे भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं, उनका पेज है। बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हैं, बहुत ही पार्टी वेयर्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, और इसके साथ साथ विंटर कलेक्शन भी उनकी बहुत खूबसूरत है। तो बहुत खूबसूरत कपड़े डिज़ाइन करती हैं हमेशा, और उनकी बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी भी हुई है। तो ये हैंड पेंट भी होता है उनके पास, और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो इनकी बाकायदा जो कलेक्शन है वो भी ये लॉन्च भी कर रही हैं, तो लाजमी उनके पेज को फॉलो करें। और इसके साथ ही हम जो है बिलाल से भी बात करते हैं। बिलाल, इस टाइम रेस्क्यू के हवाले से बात कर लेते हैं, किस तरह काम कर रही है? सबसे पहले तो आपको शुक्रिया जी। रेस्क्यू 1112 की सर्विसेज लोगों तक बिला तफरीक किसी मज़हब, रंग, ज़बान के पहुंचा रहे हैं हम। और अगर मैं पूरे पंजाब की बात करूं ओवरऑल, तो इस वक्त तक हम पूरे पंजाब में, जब से ये सर्विस स्टैब्लिश हुई है, तकरीबन 1,45,00,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। और अगर मैं स्पेसिफिकली मुल्तान के हवाले से बात करूं, तो मुल्तान में हम इस वक्त तकरीबन 8.5 लाख से ज़ायद लोगों तक अपनी सर्विसेज पहुंचा चुके हैं। और इस दौरान हमने अपना एवरेज रिस्पांस टाइम जो है एम्बुलेंस का, वो 7 मिनट बरकरार रखा है। और इसके साथ साथ मोटर बाइक की जो सर्विस हमने बाद में शुरू की, उसका जो एवरेज रिस्पांस टाइम है वो 4 मिनट है। तो इतनी कलील टाइम में जब भी हमें रेस्क्यू 1112 पे किसी भी इमरजेंसी के हवाले से कोई कॉल मौसूल होती है, तो हमारा कंट्रोल रूम फ़ौरन अपनी जो व्हीकल्स है इमरजेंसी, उनको मौके के ऊपर डिस्पैच करता है, और हम जो अवाम नास है उनकी खिदमत में पेश होते हैं, और टाइमली जाके जितने भी वहाँ पे दर्दमंद अफराद होते हैं, विक्टम्स होते हैं, चाहे वो रोड ट्रैफिक हादसा हों, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हों, चाहे वो घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई फायर का केस आ जाए, कोई रेस्क्यू बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, तो इन तमाम वाक़यात पे, इन तमाम तरफ के हादसा पे जो है हम टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं, और जो पब्लिक है उसको वहाँ से रेस्क्यू करते हैं। सही। अच्छा, अभी रिसेंटली क्योंकि जैसे स्मोक के हवाले से हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस टाइम माहौल हमारा जो है वो ख़राब भी हुआ है स्मोक की वजह से, और फिर स्मोक की वजह से हादसा भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसकी आगाही के हवाले से आप लोग क्या काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारा इन्वायरमेंट थोड़ा सा पोल्यूट हो गया, तो स्मोक जो कि बहुत बढ़ जाती है, तो स्मोक में चूँकि विजिबिलिटी कम हो जाती है और रोड के ऊपर, तो रोड ट्रैफिक हादसा का नंबर भी बढ़ जाता है। तो इस हवाले से ज़ाहिर है हमारी इमरजेंसीज़ की रेशियो भी बढ़ जाती है। तो ये एक चैलेंज है ज़ाहिर है, और इसमें आपके प्लेटफॉर्म से तमाम व्यूअर्स के लिए ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रोड पर निकलें, तो सेफ़ ड्राइविंग की जो प्रैक्टिसेस हैं उन पे अमल दरामद करें, जो ट्रैफिक कवानीन हैं उन पे अमल दरामद करें, जो ट्रैफिक की तरफ से आपको आगाही मुहिम दी जाती हैं, जो एहतियाती तदबीर बताई जाती हैं रेस्क्यू की तरफ से, इसके अलावा मोटरवे पुलिस की तरफ से और बाकी इदारों की तरफ से, उन पे ज़रूर अमल करें, और सेफ़ ड्राइविंग जो है, मोहतात ड्राइविंग जो है, उसकी प्रैक्टिस को अपनाएं। अपनी फॉग लाइट्स जो है गाड़ियों के ऊपर, जैसे मोटर कार्स हैं उनके ऊपर इंस्टॉल करवाएं। मोटर बाइकर हजरात जो है, हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी है, ज़ाहिर है एक सेफ्टी के लिए बड़ा बेहतरीन गैजेट है, उसका इस्तेमाल करें। और उसका जो वाइज़र है, जो सामने शीशा लगा होता है, उसको साफ करें टाइम टू टाइम, ताकि आपकी विजिबिलिटी बरकरार रहे और आप रोड के ऊपर जो है अपनी जो स्पीड है उसको कम से कम रखें। जैसे हम शहर की बात करें तो 40 जो है एक नॉर्मल स्पीड है, इससे ऊपर ड्राइव नहीं करना चाहिए, ताकि जो सेफ ड्राइविंग की प्रैक्टिस है उसको हम अपनाएं, और जो हादसात हैं, जो इस तरह के वाक़यात हैं, उनको कम से कम किया जा सके। सही। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे अहमद जानेंगे कि इस टाइम जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी था, और बहुत सारे लोगों को भेजा भी जा रहा है, इस हवाले से बताइएगा कि अब तक कितने अफगानी जो है वो हिरासत में ले लिए गए हैं? मुल्तान में ओवरऑल जो अफगानी हैं वो तकरीबन 400 के लगभग हैं, जो मुख्तलिफ 14-15 थानों की हदूद में रिहाइश पजीर हैं, तो मुख्तलिफ कारोबार जो हैं वो भी कर रहे हैं। अब तक जो पुलिस ने जो कार्रवाई की, आज छठा रोज़ है। 31 अक्टूबर के बाद जो है मुल्तान पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दी है। मुख्तलिफ थानों के हदूद से जो है उनको मुख्तलिफ को जो गैर कानूनी तौर पर अफगानी रह रहे थे, उनको वापस इधर लाया गया, होल्डिंग सेंटर बनाया गया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर। तो वहाँ पर उनको लाया गया। तो जब वहाँ पर लाया गया तो उनके डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद जो पता चला, पहले जो है वो 23 को लाए थे, 23 में से एक को रखा, 24 साल के अंदर था, वो अपनी शनाख्त नहीं कर सका, उसको जो है वो होल्डिंग सेंटर में रख दिया। बाकी 22 को जो है उनका डाटा वेरिफिकेशन मुकम्मल हो गया, वो कानूनी तौर पे रह रहे थे, उनको जो है वापस नहीं भेजा गया, उनको वापस हिरासत में लिया हुआ था तो उनको रिहा कर दिया। उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन कार्रवाइयाँ तो अभी भी जारी हैं। फिर टोटल इन्होंने अरेस्ट किए 85 में से फिर उनको तमाम को क्लियर कर दिया गया। अभी तक जो है वो एक ही जो 24 साल के अंदर है वो अपनी शनाख्त नहीं कर सका, वो भी होल्डिंग सेंटर में मौजूद है। और 14-15 मुख्तलिफ थाने हैं जहाँ पर हदूद में रह रहे हैं, और कुछ तो अपने जो रिहाइश पजीर जहाँ पर कानूनी तौर पे उन्होंने बताया हुआ है वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। सही। जगह से फरार कह सकते हैं हम। पुलिस जो है उन्होंने भी टीमें तश्कील दी हुई हैं, मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन जो है उनको क्रैकडाउन जो है उनके खिलाफ जारी भी है, उनको गिरफ्तार करके हिरासत में लेके
वहाँ होल्डिंग सेंटर मुंतकिल करते हैं। फिर वहाँ नादरा की टीमें भी मौजूद हैं, FIA की भी मौजूद हैं, रेस्क्यू की भी मौजूद हैं। तमाम तर इंतजाम जो हैं होल्डिंग सेंटर में वो भी मुकम्मल किए हुए हैं। 10 दिन का इनका यहाँ क़याम है गैर कानूनी तौर पर अफगानियों का। वहाँ उनका खाना पीना, रिहाइश, तमाम क़यामत आम उनका देखा जाता है। तमाम टोटल जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से किया जा रहा है। उन जब अगर वो अपना वेरिफिकेशन क्लियर होगा तो उनको वहाँ पर रख देंगे, छोड़ देंगे। अगर वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होगी तो वहाँ उनको ना अफगानिस्तान जो है वो नज़दीकी बॉर्डर के ज़रिए मुंतकिल कर देंगे। पुलिस की नफरी जो है वो भी इर्द गिर्द जो है अभी भी 180 से ज़ायद जो है वो तैनात है। कुछ जो हैं होल्डिंग सेंटर की छतों पर अंदर भी हदूद में हैं, कुछ इर्द गिर्द भी हैं। और पुलिस की जो थानों की टीमें हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो भी क्रैकडाउन जो है उनका जारी है। सही। अच्छा, फिर इसके साथ साथ अभी जो पुलिस की एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से भी जान लेते हैं कि वो किस तरह काम कर रही हैं। पुलिस ने, मैंने भी आपको शुरू में बताया भी है कि जराइम पेशा अफराद को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो भी तश्कील दी हुई हैं। क्योंकि IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब की भी काफ़ी हदायत हैं कि फौरी तौर पर मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़, जो जराइम, डकैत, चोर, इनके ख़िलाफ़ और दीगर जो शहर में जराइम पैदा करते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है भरपूर क्रैकडाउन जो मुल्तान पुलिस की जानिब से जारी है। जो 2 ऐप्स हैं, क्योंकि जो गैर कानूनी तौर पे होटल पे रह रहे होते हैं, किनका मतलब जो जराइम पेशा अफराद होते हैं जो मुल्तान में आके होटल में रह लेते हैं, तो उनके लिए एक होटल जो ऐप है वो मुल्तान पुलिस ने तश्कील दी हुई है। तो उसके ज़रिए जो है वो होटल वालों को दी हुई है। अगर कोई जराइम पेशा अफराद है तो उस ऐप पे वो चेक करेंगे उनका डाटा। तो अगर वो जराइम पेशा होंगे या उन्होंने कभी किसी के साथ ज़्यादती की होगी या कुछ भी होगा तो वो फौरी तौर पर उनको मुतलका थाने इतला देंगे ऐप के ज़रिए। तो फौरी तौर पर जाके उनको पुलिस जो है हिरासत में ले लेती है। सही। उसके बाद एक जो पुलिस दूसरी ऐप है, पुलिस ई पुलिस, उसके ज़रिए जो है वो जैसे नाकों पे खड़े होते हैं या मुख्तलिफ कोई भी अगर आपको जराइम पेशा, वो कहता है जी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, तो वो उसका ID कार्ड नंबर जो है वो उस ऐप के ऊपर डालते हैं। ऐप पे डालने के बाद फौरी तौर पर पता चल जाता है कि कभी इसके ऊपर कोई FIR है, अगर नहीं है तो उसको फौरी तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो कर के छोड़ देते हैं। अगर वो मुलविस होता है किसी भी जराइम पेशा अपराध में या कभी उसने कोई गलत किया होता है, उसकी FIR होती है, 420 की हो, 406 की हो, किसी भी किस्म की FIR हो, तो वो उसको पुलिस उस वक्त हिरासत में ले लेती है। फिर उसी वक्त थाने में मुंतकिल कर लेती है। लेकिन अब जो है पुलिस का निज़ाम काफ़ी बेहतर भी हो चुका है, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जा रहा है। थानों में शहरियों को ऐसे फील किया जाता है जैसे कि घर है, घर जैसा माहौल फराहम थानों के निज़ाम को भी जो है वो चेक कर को बेहतर किया जा रहा है। मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव। बिलाल यूनुस माजरत, बिलाल यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। फलों की कीमतों की बात की जाए तो सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार है। खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में मुल्तान की ज़िली इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं आज के भाव के हवाले से, तो आज के भाव में जो है अदरक का सरकारी रेट जो है वो 372 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट के अंदर अदरक 480 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर हम लहसुन की बात करते हैं तो लहसुन, चाइना लहसुन का जो सरकारी रेट है वो 412 रुपये रेट लिस्ट के मुताबिक मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट के अंदर लहसुन जो है वो तकरीबन 550 रुपये, जबकि देसी लहसुन जो है वो 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। ये तकरीबन 100-150 रुपये का गैप है अदरक और लहसुन की कीमत में, सरकारी और मार्केट के रेट में। ये कंट्रोल करने में जो है वो मुल्तान की ज़िली इंतज़ामिया कहीं जो है वो दिखाई नहीं देती। इसी तरह अगर हम बात करें बुनियादी सब्जियों की, बुनियादी सब्जियों में जो मटर का रेट है वो 400 रुपये मुकर्रर किया गया है मार्केट के अंदर। इसी तरह मेथी 240 रुपये और आलू जो है वो 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और सब्जियों की बात की जाए जिसमें जो है टमाटर 180 रुपये है, हरी मिर्च और प्याज 140 रुपये, जबकि भिंडी 110 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। अगर हम इसके सरकारी रेट की बात करते हैं तो टमाटर का सरकारी रेट जो है वो 102 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि हरी मिर्च का सरकारी रेट जो है वो 76 रुपये और प्याज का सरकारी रेट जो है वो तकरीबन 104 रुपये मुकर्रर किया गया है। अगर हम इसके मार्केट के रेट का और
आम मार्केट का रेट का सरकारी रेट की बात करते हैं डिफरेंस की, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखाई देता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फलों की कीमतों की, तो फलों की कीमतों में जो है वो अनार और अंगूर की कीमत में काफ़ी ज़्यादा रेट जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। अनार का रेट जो है अपनी इकसाम के हिसाब से तकरीबन अनार 200 से लेकर 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अंगूर की बात की जाए तो अंगूर भी जो है वो अपनी इकसाम के हिसाब से अलग अलग रेट्स पर दस्तयाब है। अंगूर सुंदरखानी अंगूर जो है वो 600 रुपये है, जबकि गोला अंगूर उसका रेट 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम और बात करते हैं फलों की, जिसमें अमरूद का रेट जो है वो 240 रुपये है, जबकि जापानी फल 160 और मौसमी फलों में मौसमी फल जो है वो तकरीबन 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्जियों और फलों की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ने से जो है वो दुकानदारों के साथ साथ शहरी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। जब हमारी शहरियों से बात होती है तो शहरी एक तरफ हुकूमत से ये मुतालबा भी करते दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ नालां भी दिखाई देते हैं कि लिहाजा सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी की जाए ताकि हर गरीब आदमी सब्जी और फल खरीद कर सके। दूसरी तरफ जब दुकानदारों से बात होती है तो दुकानदारों के अपने ही शिकवे होते हैं कि सब्जी और फल मंडी से महंगे मिलते हैं, इस वजह से मार्केट के अंदर महंगे दामों फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ जो है वो दुकान के खर्चे हैं, लेबर के खर्चे हैं, वो इस महंगाई के दौर में पूरे करने जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं। इस वजह से जो है वो इस रेट के हिसाब से मार्केट के अंदर सब्जी और फल फ़रोख्त कर रहे हैं। दोनों यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं हुकूमत से कि लिहाजा सब्जियों और फलों की कीमतों में रिलीफ दिया जाए या कमी की जाए, ये ताकि हर गरीब आदमी जो है वो सब्जी और फल खरीद कर सके। जी बहुत शुक्रिया बिलाल यूनुस साहब का। अच्छा जी, इसके साथ ही बिलाल आपसे जानेंगे, इस टाइम हम जब रेस्क्यू के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा आपकी टीम एक्टिव भी नज़र आती है। फैसिलिटेशन के हवाले से बात कर रहे थे कि इस टाइम क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारी सर्विसेज जो हैं अब तो एक ही अम्ब्रेला के अंदर हम तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो तो बस 1122 डायल किया जाता है। उसमें मेडिकल इमरजेंसीज हो, किसी को हार्ट अटैक खुदा न खास्ता हो जाता है, कोई और तिबी ज़रूरत उसको महसूस होती है, इसके साथ तो रोड हादसा हो जाता है, रोड ट्रैफिक का कोई हादसा हो जाए उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई फायर इमरजेंसी आ जाती है जो कि बिग सिटीज़ में और इवन स्मॉल सिटीज़ में भी बहुत बड़ा नंबर है, तो उस पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की और मुतफ़र्रिक़ात जो इमरजेंसीज़ हैं उन पर भी रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे एक हमारा देहाती इलाका है, रूरल एरिया जो मुल्तान के हैं, तो वहाँ पे कुएं के अंदर कुछ लोग अफराद जो है मजदूर काम करने के लिए जाते हैं, मैन होल के अंदर जो मजदूर काम करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई बिल्डिंग जो है मुनहदम हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है, तो उस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं उन पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई जानवर जो है उसके साथ भी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो एनिमल रेस्क्यू भी हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे बाज़ औक़ात परिंदे दरख्तों के ऊपर लटक जाते हैं, तो इंसानों से लेके जानवरों तक, परिंदों तक रेस्क्यू 1122 जो है अपनी सर्विसेज पहुँचा रही है और दुखी इंसानियत की और बाकी जो मखलूक़ात हैं उनकी खिदमत में पेश। सही। अच्छा, जिस तरह बाइक के हवाले से जो आपकी सर्विस, उसका कैसा रिस्पांस आ रहा है? वैसे मेरे की जाहिर सी बात है वो एक है कि गाड़ी जरा अगर देर से पहुंचती है तो बाइक तो फटाफट वहाँ फौरन पहुंच जाती है। जी बिल्कुल, मोटर बाइक हमारी जो सर्विस है बड़ी कामयाब रही है, बड़ा तजर्बा। इसको हमने कॉपी किया यूरोपियन कंट्री से, तुर्किया से स्पेशली। तो इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम का इशू था हमारा, बाज़ औक़ात हमारी एम्बुलेंसेज जो है वो नैरो जो सिटीज़ होती थी, इलाके होते थे, जैसे ओल्ड सिटी मुल्तान में है, तो इन इलाकों में हमारी जो सर्विसेज हैं बाज़ औक़ात डिले हो जाती थी, एक मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से और दूसरा जो रास्ते तंग होने की वजह से। तो मोटर बाइक सर्विस जो है इन इलाकों के लिए बड़ी कामयाब साबित हुई है और जो हमारा औसत रिस्पांस टाइम है मोटर बाइक सर्विस का पूरे पंजाब में, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 4 मिनट तक हमने बरकरार रखा हुआ है। यानी आप रेस्क्यू 1122 पे कॉल करते हैं और मोटर बाइक अगले 4 से 5 मिनट में आप तक पहुंच जाती है और आपको फर्स्ट एड जो है वो मुहैया कर देती है। उसके बाद वो कंट्रोल रूम के साथ मोटर बाइकर जो हमारे रिस्पॉन्डर्स हैं वो राब्ते में होते हैं। अगर वहाँ पर एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर एम्बुलेंस भी भिजवा दी जाती है और इसके साथ साथ जो तिबी इमदाद है उसको मुहैया कर दी जाती है ताकि वो जो पेशेंट है वो स्टेबल हो जाए और जब तक उसको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता तब तक उसकी जो तबीयी हालत है उसको बेहतर कर लिया जाए। तो मोटर बाइक सर्विस जो हमारी है वो एक बड़ा कामयाब इनिशिएटिव है हमारा। लोगों के साथ कैसा जाहिर सी बात है कि लोगों का बिहेवियर भी आप समटाइम ऐसा होता है, तो लोगों के रवैये के हवाले से बात करना चाहूँगी, कैसा एक रेस्क्यूअर जो है उसको जो तरबियत दी जाती है उसमें तमाम चीज़ें शामिल होती हैं और हमारे फाउंडर डायरेक्टर जनरल साहब की हिदायत भी हैं और उनका ये विजन भी है
कि जो रेस्क्यूर है वो बाय लुक बाय नेचर जो है वो रेस्क्यूर नज़र आना चाहिए। जो हमारी यूनिफॉर्म है ग्रीन, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि इसको एक फरिश्ते के तौर पे जब हम किसी की मदद के लिए जाते हैं तो देखा जाता है। तो हमें कभी अवामुन नास इस तरह से शिकायत नहीं रही, और जो हमारी सर्विसेज हैं बस वो लोगों तक टाइमली पहुंच जाती हैं, लोग हमारा बड़ा रिगार्ड करते हैं, और जो फीडबैक आता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है, जिससे हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है। तो रेस्क्यूर जो है उसको अवामुन नास से कोई शिकायत नहीं होती, और अवामुन नास को भी अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यूर से कभी कोई शिकायत। अच्छा, रेस्क्यू के हवाले हमेशा मैंने देखा है लोगों का ना एक बड़ा एतमाद है इस हवाले से कि अगर फौरन कोई इस तरह की इमरजेंसी हो तो सबसे पहले आपके माइंड में रेस्क्यू 1122 जो है ना वो आपको उसमें आता है कि आपने सबसे पहले उसको कॉल करनी है। अच्छा जी, इसके हवाले से मजीद भी जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें और मजीद इनके जो प्लान हैं वो उस पर क्या काम कर रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे इस टाइम जो सबसे पहले जो हादसा के हवाले से भी बात करेंगे कि कितने रोनुमा हुए हैं, और इन जो चोरी के हवाले से भी, डकैती के हवाले से भी कितने मामला चल रहे हैं। अगर मैं ट्रैफिक हादसात के हवाले से बात करूं मुल्तान शहर में टोटल, तो वो इस बार पिछले माह की निस्बत इस बार जो है वो काफ़ी फ़र्क देखा गया है। तकरीबन 300 से 400 फ़र्क ज़्यादा देखा गया। अगर पिछले माह थे तो 2000 थे, अब जो है वो 400 मतलब 2490 जो हैं वो देखे गए हैं इस माह, जो गुज़श्ता माह हमने देखा है। उसमें जो है वो ये टोटल ट्रैफिक हादसात हैं, जिसमें जो शहरी ट्रैफिक हादसात में 50 से ज़ायद जो शहरी हैं वो जान की बाजी भी हार चुके हैं। रेस्क्यू ने बर वक्त रिस्पॉन्स किए हैं, उनको 2400 में से तकरीबन रेस्क्यू की काविश है कि वो कुछ जान की बाजी भी उनकी बच चुकी है, कुछ जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। तकरीबन जो है ओवरऑल इसमें देखा जाए तो गुज़श्ता माह में तकरीबन 400 से ज़ायद जो हैं वो जान बहाक हुए हैं मुख्तलिफ एमरजेंसी के केसेस में। लेकिन रोड ट्रैफिक हादसात में 52 हैं तकरीबन जिसमें हादसात हुए हैं, और वो क्या कहते हैं उनकी जान की बाजी हार चुकी। इसमें मजीद भी अहमद आपसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे ट्रैफिक के हवाले से। अच्छा, दिन ब दिन हमारी ट्रैफिक के हालात भी जो है ना वो भी बदतर होते जा रहे हैं। अभी ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, रोड्स की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, रोड जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। तो अभी तक वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कंप्लीट नहीं हो सके, और उसकी वजह से हादसात में हुआ। अच्छा, अदम बर्दाश्त भी हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। मैं ट्रैफिक के मैं हमेशा देखती हूँ, अच्छा लोग बहुत सारे बाइक जो हमेशा जा रहे होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, और साथ में फैमिली भी बिठाई हुई होती है। मैं तो ये हैरान हूँ, आप फैमिली के साथ इस तरह की जो है ना फ़ौरन रिस्क लेते हैं और इस तरह बाइक तेज़ चलाते हैं कि बस किसी तरीके से जो है ना फटाफट मैं गुजर जाऊँ। अगर 5 मिनट भी लेट हो जाएंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं परसों खुद ड्राइव कर रही थी और एक फैमिली को साथ बिठाया हुआ बाइक पे, और बहुत छोटी सी ऐसी जगह थी तंग सी, जिसमें उसने ट्रैफिक अगर वो थोड़ा सा भी गाड़ी हिट करती तो वो गिर जाता है। लेकिन इस चीज़ का ज़रा भी एहतियात नहीं करते, और लोग इतने समझते हैं कि शायद पता नहीं हमने कौन सा कोई स्टंट मार लिया है, फौरन आप बाइक गुजार के ले गए हैं। और एक जो रिक्शा वाले हजरात है, अल्लाह माफी दे, वैसे आपने तो देखा कि मोस्टली इस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो ज़्यादा फेस करने पड़ते होंगे बाइक और ये रिक्शा वाले। जी बिल्कुल, आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल मोटर बाइकर्स, आपने आपकी ऑब्जर्वेशन है, हम भी देखते हैं हमेशा फास्ट लेन में जो है उसको चलना पसंद करते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो हमारे यहाँ ये ना ड्राइविंग के हवाले से भी हमें सेंस नहीं है, सीधी सी बात है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। जाहिर है जो फास्ट लेन होती है वो इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए होती है या गाड़ियों के लिए होती है। तो जब मोटर बाइकर्स फास्ट लेन में आ जाते हैं या रिक्शे वाले फास्ट लेन में आ जाते हैं तो जाहिर है फिर उसमें हादसात का जो वजह है वो बनते हैं। तो मोटर बाइकर्स अगर मैं डेली रोजाना की बुनियाद पे बात करूं तो हम तकरीबन कोई 80-90 के करीब जो है रोड ट्रैफिक हादसात को डेली डील कर रहे हैं, और उसमें से 70% जो नंबर है वो मोटर बाइक जो एक्सीडेंट्स है उनका है। तो उसमें सेफ ड्राइविंग ना होना, स्पीड लिमिट का ख्याल ना करना, फिर अंडर एज ड्राइविंग जो है एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। जब नौजवान तबका जिसके पास लाइसेंस भी अभी तक नहीं है वो मोटर बाइक ड्राइव करते हैं तो उनका ज़ाहिर है वो एक जो है वो तरीकाकार और होता है चलाने के लिए, वो जल्दी में भी होते हैं और वो उन चीज़ों का जो सेफ्टी के इकदाम है उनका ख्याल भी नहीं रखते। तो इस हवाले से एक बहुत बड़ा चैलेंज है डेफिनेटली। इसी तरह आपने रक्षा के हवाले से पॉइंट आउट किया, तो ये भी इमरजेंसीज का एक जो है वो इससे भी एक नंबर जो है वो बढ़ जाता है। बाकी जो मोटर कार वाले हजरात हैं, जो गाड़ियों वाले हजरात हैं, अवामुन नास है, उनसे भी ये इल्तमास है आपके प्लेटफॉर्म से कि जब भी आप रोड पे जाएं कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 2-4 मिनट अगर आप लेट हो जाते हैं तो वो टाइम लेके निकलें, बजाय कि रोड के ऊपर आप ओवर स्पीडिंग करें, जिससे अपनी जो जान है उसको भी आप उसमें डालें, और बाकी जो लोग हैं अवामुन नास है, आपकी वजह से अगर किसी को कोई हिट हो जाता है, किसी को कोई हादसा हो जाता है तो ज़ाहिर है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अल्टीमेटली आपकी तरफ कन्वर्ट होती है। आए दिन हम यही देख रहे होते हैं बाइक के हवाले से, तो फैमिलीज भी होती हैं
बच्चे भी होते हैं आपके, तो आपको तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि जी, बच्चे आपने जो है वो बाइक पे बिठाए हुए होते हैं फ्रंट पे, तो कुछ भी होगा तो वो फ्रंट पे वाले को ज़्यादा, बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके साथ साथ हम अगर गाड़ियों के हवाले से भी बात करें तो अभी जिस तरह स्मोक की वजह से जिस तरह हम देख रहे हैं, उसमें भी लोग जो है वो ज़रा लाइट्स का इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, समटाइम्स जो है वो आगे वाले को भी जो है ना इतनी तेज लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, सामने वाले को नजर नहीं आता, तो इतनी आंखें जो हैं वो आपकी उसमें लाइट की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है आपका माइंड, और उसकी वजह से भी हादसा का शिकार होते हैं। अच्छा, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या हैं आपकी इस जॉब से रिलेटेड? जी, रेस्क्यू डेवलपमेंट पुलिस ने मैंने पहले भी अर्ज किया है कि तमाम तरह की जो इमरजेंसीज हैं, जब भी कोई हादसा रोनुमा होता है, कोई इमरजेंसी होती है, तो हमारा टोल फ्री नंबर 1122 ऑल द टाइम अवेलेबल है, और किसी भी किस्म की जो इमरजेंसी है उस पर उसको डायल किया जा सकता है, और हमारी जो सर्विसेज हैं वो बर वक्त पहुंच जाती हैं। रोड ट्रैफिक के बारे में ही आप बात कर रही थी, तो चूंकि फॉग का सीजन आ रहा है, तो इसमें मैं आपके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अवाम उन्नास से इल्तमास करूंगा कि अपनी लाइट्स, आपने बड़ी राइटली इंडिकेट की हैं, आजकल वो व्हाइट वाली लाइट्स आई हुई हैं, बड़ी तेज हैं, और फिर उसको डिम नहीं किया जाता, तो उसको जो सामने वाला, जैसे वो स्क्रीन के ऊपर फॉग आ जाती है या हेलमेट के वाइजर के ऊपर फॉग आ जाती है, तो जो सामने वाला बंदा होता है उसके लिए बड़ी जो है वो एक तकलीफदेह सूरत हाल बन जाती है, और उसकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। और इसके साथ साथ अपनी जो व्हीकल्स हैं उनके मेंटेनेंस के हवाले से, स्पेशली ब्रेक्स, उनको रेगुलर चेकअप करवाया करें। अपनी लाइट्स के हवाले से, फॉग का सीजन है, फॉग लाइट्स इंस्टॉल करवाएं, अगर आपकी लाइट्स लगी हुई हैं तो फॉग पेपर मिलते हैं येलो कलर के, वो इंस्टॉल करवाएं। इसी तरह अपने जो टायर्स हैं उनकी कंडीशन जो है उनको रेगुलर चेकअप्स करवाएं, ताकि जो आपकी व्हीकल मेंटेनेंस के हवाले से चीज़ें हैं, उसकी फिटनेस के हवाले से चीज़ें हैं, वो बरकरार रहें। इसी तरह मोटर बाइकर हजरात जो हैं, जैसे आपने इंडिकेट किया, फैमिलीज बैठी होती हैं, बच्चे बैठे होते हैं, तो फैमिलीज के गाउन्स जो फीमेल्स ने पहने होते हैं, या इस तरह की चादरें जो लटकी होती हैं, हाँ। तो ये भी हादसात का बायस बनती हैं। तो अपने जो क्लोथेज हैं उनको सिक्योर करके बैठें, कोशिश करें कि ओवरलोड ना करें मोटर बाइक को, उसकी फिटनेस का ख्याल रखें, और हमेशा जो है लेफ्ट मोस्ट साइड पर ड्राइव करें, और जो अपनी स्पीड लिमिट है सिटी के अंदर वो 40 से ऊपर ना लेके जाएं, ताकि इस सूरत हाल में जो है मोटर बाइक आप बेहतर कंट्रोल भी कर सकें, अपनी भी आपकी जान महफूज हो, और आपके जो पास गुजरने वाले बाकी आपके भाई हैं, आपके बाकी शहरी हैं, उनकी भी जिंदगियां महफूज हों। अच्छा, फिर हेलमेट के हवाले से भी हम आए दिन, क्योंकि उसके ऊपर अवेयरनेस भी चल रही होती है, जो हमारे सीटीओ हैं वो भी इसमें बड़े उनकी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होती हैं, और शहरियों के बहुत बुरे हालात हैं। मतलब अभी वो उनके ये होता है कि हेलमेट साथ में बस एक उन्होंने लटकाया हुआ होता है कि इस तौर पे कि हाँ हेलमेट हमारे पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करते। और इसके साथ साथ जो है हम बात भी करेंगे मज़ीद भी, जिस तरह अभी हम एक तो कत्ल के हवाले से भी हम देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इस टाइम कत्ल के हवाले से भी है, उसके साथ काफ़ी लोग जो है मुतासिर भी हो रहे हैं। इसके ऊपर पुलिस की क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं, मुजरिमों को पकड़ा जा रहा है या नहीं? देखिए, पुलिस जो है मौके पे कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ जो है फरार हो जाते हैं। गुज़श्ता रोज़ जो है वो भी सराफा बाजार की हदूद में कत्ल हुआ, एक खतून को कत्ल किया गया है, एक सिर्फ रिश्ते के तनाज़े पे कत्ल किया है। मुलजिम जो है वो भी मौके पे फरार हो गया, लेकिन पुलिस जो है उसको जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए और उसके ज़रिए जो है वो जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लेती है। गुज़श्ता अगर मैं बात करूँ, मुख्तलिफ जो है नहरों से भी लाशें जो हैं वो बरामद हो रही हैं, उनको जो है फिर फौरी तौर पर रेस्क्यू के ज़रिए जो है वो पुलिस उनको पोस्टमार्टम के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल करती है। कुछ की शनाख्त जो है वो हो जाती है, कुछ की ऐसी है। शुजाबाद के इलाके में गुज़श्ता हफ्ते 3 लाशें इकट्ठी बरामद हुई हैं बोरी बंद, उनको एक की तो शनाख्त बिल्कुल हो ही नहीं सकी, उसको इतनी उसकी हालत ख़राब थी लाश की। उसको भी फौरी तौर पे पोस्टमार्टम के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन अभी तक उसके शनाख्त नहीं हो सकी। फिर जब एक शनाख्त नहीं होती जो लाश की, तो उसको फिर लावारिस लाशों में शुमार कर दिया जाता है। फिर उसको मुतलका थाने की पुलिस और तमाम जो टीमें होती हैं उनके ज़रिए जो है उनको करीबी कब्रिस्तान में जो है वो दफना दिया जाता है। तमाम तर उनको भी ईदी सेंटर देख रहा होता है, उनके मामलात को, कफन दफन का एहतमाम जो है वो ईदी सेंटर करता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो कत्ल करने वाले होते हैं, मुलजिमान होते हैं, अब गुज़श्ता 2 हफ्ते कबल जो है कत्ल हुआ, दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया, 2 दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त को कत्ल किया। थाना कुत्तापुर की हदूद में एक वाक़या हुआ, उसको सिर्फ चंद रुपए की खातिर ना उन्होंने उसको कत्ल किया। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने जो है वो फौरी तौर पे उनको गिरफ्तार भी कर लिया, दोनों मुलजिमान को। दोनों मतलब कि दोस्त जो थे वो इलेक्ट्रिशियन थे,
आपस में वो घर बैठे थे तो उसको घर से लेके गए तो एक नामालूम जगह पर लेके गए तो वहां पर जाके अच्छा, ये स्टोरी जो है वो हसन के साथ भी हमने डिस्कस की हुई है इस हवाले से। अच्छा, क्योंकि आए दिन हम चोरी डकैती के मामलात और इस तरह के जो पैसों के हवाले से भी, और जो अदम बर्दाश्त की मैं बात कर रही थी कि जिस तरह हमारे नौजवानों में अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ये होता है कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर आ जाते हैं। अच्छा, फिर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में ज़रा सा भी वो है ख्याल नहीं करते कि एक दूसरे की जान को कोई आप नुकसान पहुंचा रहे हैं या किसी का जवान बेटा मर जाएगा तो उसकी कफालत जो है वो कौन करेगा, उनके बाकी घर वालों की। तो इस हवाले से जो है लोगों में इन चीज़ों को भी ठीक करने की और अपने इखलाक को बेहतर करने की भी बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह अभी आप इमरजेंसीज को देख रहे होते हैं, जिस तरह अभी इस तरह हम लाशों की बात कर रहे हैं, नहरों से लाशें बरामद की जाती हैं, इस तरह इसमें भी आप लोग जो है वो अपनी सर्विसेज देते हैं? जी बिल्कुल। रेस्क्यू डेवलपमेंट मुल्तान की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो अब तक हम तकरीबन 580 के करीब जो जब से सर्विस स्टैब्लिश हुई है ड्रोनिंग एमरजेंसीज पर रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। और उसमें मुख्तलिफ किस्म की एमरजेंसीज नोयत मुख्तलिफ होती है। जैसे एक फ्लड है, वो तो कैटास्ट्रॉफी है ज़ाहिर है, उसमें बहुत ज़्यादा एरिया जो हमें चनाब का है उसको आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा इस दफ़ा रिसेंटली बहुत सारे सालों के बाद जैसे सतलुज के अंदर जो है वो सैलाब आया है, तो जलालपुर तहसील है हमारी, उसका कुछ एरिया उसके अंदर इफेक्ट हुआ है। तो एक सैलाब की एक बड़ी इमरजेंसी, और इसके साथ साथ जो नहरों के अंदर दरियाओं के अंदर लोग नहाने के लिए जाते हैं बाज़ों का। अच्छा, लोगों ने खुदकुशियां भी बहुत की ना इस मामले, हम देखते हैं कि जिस तरह जी बिल्कुल, सुसाइड केसेस होते हैं जैसे आप इंडिकेट कर रही हैं। तो इन तमाम इमरजेंसीज पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। डेफिनेटली एक चैलेंजिंग इमरजेंसी होती है क्योंकि जाके आप एक पर्सन जो है वो ड्रॉन कर गया है और उसके बाद आपने उसको सर्च करना है, तो डेफिनेटली 48 आवर्स 24 आवर्स हमें उस सर्च में लग जाते हैं। तो तब तक हमारी सर्विसेज वहीं पे मौजूद होती हैं ऑन द स्पॉट, और हम उसको डे लाइट में जब तक लाइट बेहतर होती है हम उसको सर्च करते रहते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, एडवांस इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, हम बोटिंग करते हैं, इसके अलावा स्कूबा इस्तेमाल करते हैं जो एक ऑक्सीजन फ्रेश एयर का सिलेंडर होता है उसको हम ज़ेरे जो पानी है ज़ेरे आब लेके जाते हैं और वहाँ से भी लोगों को जो है उसको सर्च करके बाहर निकालते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि रेस्क्यू 112 जो है वो तमाम किस्म की इमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड करती है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है वो भी हमने बरकरार रखा हुआ है। हमारी जो म्यारी सर्विसेज हैं वो अमरनाथ तक बुनियादी रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो पहुँच रही हैं। अच्छा बिलाल, आपको कितना अर्सा हो गया रेस्क्यू के साथ जुड़े हुए? जी मुझे तकरीबन कोई 5 साल से ज़ायद का अर्सा हो चुका है। बाय क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया मैं इंजीनियर हूं, और उसके बाद रेस्क्यू 112 को मैंने ज्वाइन किया। तो इस सर्विस की रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल्स हैं हमारे पास। मेरा ख्याल में किसी और डिपार्टमेंट में शायद इतने नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स ना हो। तो एक विजन है कि हम जो है वो अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको करें, और अपना जो इक्विपमेंट है उसमें ज़्यादातर जो सब इंजीनियर्स हैं इंजीनियर्स उनको लिया जाता है। इसी तरह मेडिकल के हवाले से अगर हम बात करते हैं डॉक्टर्स लिए जाते हैं। तो तकरीबन 5 साल से ज़ायद का अर्सा जो है वो रेस्क्यूज़ के साथ में मुंसलिक हूँ, और हम अपनी जो खिदमात हैं वो लोगों तक जो है वो ऐसा निकाम आपका सफर कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं अपनी बात करूँ तो एक रेस्क्यूर बतौर रेस्क्यूर जो मेरा सफ़र है उसको जो अगर अल्फाज में बयान करना तो मुमकिन नहीं है। जो खुशी होती है जब इंसानियत जब आप इंसानियत की खिदमत कर रहे होते हैं, किसी के काम परेशानी में होता है और आप उसको रेस्क्यू करते हैं, या आप समझते हैं कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी बची है। तो जैसे कुरान पाक की आयत करीमा का मफहूम भी है कि जिसने एक जान को बचाया तो उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। तो उस खुशी को जो बयान करना वो अल्फाज उसके लिए नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम इस तरह की इमरजेंसीज डील करते हैं, डेली हमारी सर्विसेज लोगों तक पहुँचती हैं, और ये प्रोफेशन के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक सर्विस है, और इसमें जो खुशी मिलती है जो तस्कीन मिलती है वो नाकाबिले बयान। सही। अच्छा, वैसे ओवरऑल देखा जाए तमाम चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को किन मुश्किलात का ज़्यादा सामना करना पड़ता है? जी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि मुख्तलिफ एमरजेंसीज़ के ऊपर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो चूँकि हमने रिस्पॉन्स टाइम अपना बरकरार रखना होता है, और हमारी कोशिश होती है कि जो हमारी सर्विसेज हैं वो बर वक्त जो इफेक्टेड लोग हैं उन तक पहुँच सकें। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो आता है कि जो कॉल्स हैं, मैं आपके प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त भी करूंगा कि अगर आप समझते हैं कि जो इमरजेंसी है वो जेन्युइन है और रेस्क्यू को ही आना चाहिए और उसके बगैर वो डील नहीं हो सकती, तो आप ज़रूर 112 बिला तखीर उसको डायल करें। लेकिन बाज़ औक़ात हमें मुख्तलिफ किस्म की इमरजेंसीज़ में पता चलता है, जैसे कंट्रोल रूम में कॉल रिसीव हुई है और किसी ने कॉल पर बता दिया जी पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम एम्बुलेंस अरेंज करके फ़ौरन से वहाँ पर भिजवा दें। लेकिन जब हमारा स्टाफ वहाँ पर पहुँचता है तो पता चलता है कि जिनको कोई स्टमक का इशू था या हार्ट बर्न का इशू था, तो उन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाना था,
तो इसलिए उन्होंने रेस्क्यू 1112 कॉल कर दी है। तो ये मैं अवाम उन्नास से ज़रूर इल्तमास करूँगा कि इस तरह जब आप कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं सर्विस, तो उस वक्त आप ये सोचें कि पीछे नंबर ऑफ कॉल्स जो हैं वो होल्ड पे होती हैं, और अगर वो एम्बुलेंस आपकी तरफ आधे घंटे के लिए इंगेज हो जाती है, तो शायद ऐसा शख्स जिसको उसकी अर्जेंट ज़रूरत हो तो उस वक्त वो सर्विसेज ना पहुंचे और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गुनाह है, वो आपके सर जाए। तो जब भी आप 1122 डायल करें, उस वक्त आपको पता हो कि आपको इमरजेंसी की ज़रूरत है, और उस वक्त हमारी जो सर्विसेज हैं वो टाइमली आप तक पहुंचें और आपको हॉस्पिटलाइज किया जाए या इब्तदाई तिबी इमदाद जो है उसको मुहैया करके आपको स्टेबल किया जाए। मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा मिलाल, ये बताएंगे जिस तरह हम बात करते हैं फेक कॉल्स के हवाले से भी, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कॉल्स हैं, हमारी आवाम को ये भी थोड़ा सा मसला है कि जब तक वो तंग ना करें उनको सुकून भी नहीं आता। तो जिस तरह फेक कॉल्स आती हैं, तो ऐसे लोगों के हवाले से भी बताइएगा किस तरह आप लोग उनको कंट्रोल करते हैं या उनको किस तरह रिस्पॉन्स देते हैं। जी, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हमारा गुज़श्ता सालों में, जब लोग जो है फेक कॉल्स करते थे, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा नंबर था, आप कह सकते हैं कि 70 to 80% शुरू में तो बहुत मुश्किलात थी ज़ाहिर। कंट्रोल रूम के अंदर कॉल कर देना, खवातीन ने कॉल कर देना, बच्चों ने कॉल कर देना, इररिलेवेंट कॉल कहा जाना। तो फिर चूंकि उसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा पेश आई, हमारी जो लाइन्स हैं वो इंगेज रहना शुरू हो गई, तो उसके ऊपर फिर हमने कुछ फिल्टर्स लगाए हैं। तो जब हम जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर फिल्टर्स मौजूद हैं, अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फेक कॉल्स रिसीव नहीं करते। आप कह सकते हैं कि नॉन जेन्युइन कॉल या इररिलेवेंट कॉल्स उसका पोर्शन आ सकता है, जिसको मैंने ऑलरेडी इंडिकेट भी किया है कि किसी को ज़रूरत नहीं है लेकिन उसने रेस्क्यू 1112 को कॉल कर ली है और हमारी सर्विसेज को इंगेज किया है, लेकिन फेक कॉल जो है उसके ऊपर हमने फिल्टर लगा दिए। अब जब भी आप 1122 डायल करते हैं तो आगे से एक वॉइस प्रॉम्प्ट चलता है, उसमें वो इंडिकेशंस आती हैं, आपको गाइडलाइंस मिलती हैं और उसके मुताबिक जो है आपको सिलेक्शन करनी होती है कि आपको कौन सी इमरजेंसी की सूरत में हमारी सर्विस दरकार है। तो फेक कॉल्स को हमने फिल्टर के जरिए कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अभी भी जो इररिलेवेंट कॉल है या नॉन जेन्युइन कॉल अगर उसको स्पेसिफिकली कहा जाए तो उनका एक नंबर ज़ाहिर है। तो उसके लिए अवाम उन्नास से बार बार दरख्वास्त की जाती रहती है कि जो ओरिजिनल इमरजेंसी है उसमें आप रेस्क्यू 1122 बिल्कुल डायल करें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि हमारी सर्विसेज जो हैं आपसे ज़्यादा किसी और के लिए ज़रूरत उसकी है तो उसको उस वजह से इंगेज ना करें। अच्छा, इधर टोटल आपकी व्हीकल्स वगैरह और उसके हवाले से भी बताइएगा कि कितने जो है वो काम कर रहे हैं। जी, मुल्तान में स्पेसिफिकली बात करें तो इस वक्त हमारी 35 एम्बुलेंसेज ऑपरेशनल हैं और इसके साथ साथ 100 मोटर बाइक्स और 17 फायर टेंडर्स जो हैं, फायर की गाड़ियाँ वो भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ रेस्क्यू व्हीकल्स हमारे पास 5 मौजूद हैं, जिसमें वाटर रेस्क्यू वैन्स भी हैं और स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू व्हीकल भी हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर तकरीबन वो तमाम जो जदीद मशीनरी है, इक्विपमेंट है, जो किसी भी एडवांस सर्विस के पास मौजूद होना चाहिए, जिसमें कटिंग टूल्स आ जाते हैं। जब फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी कोलैप्स हो जाती है, रोड ट्रैफिक हादसे में कोई विक्टिम अंदर फंस जाते हैं, इस तरह कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो उसके अंदर विक्टिम्स को सर्च करने के लिए हमारे पास जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। और इसी तरह वाटर रेस्क्यू के हवाले से हमारे पास इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी कमी नहीं है और टाइम टू टाइम उसको अपडेट भी करते रहते हैं और अपनी सर्विस में उसका जो है वो उसको इस्तेमाल करते रहते हैं और तमाम तरह की जो इमरजेंसीज होते हैं हम रिस्पॉन्ड करने के ताकि काबिल भी रहें और हमारी जो सर्विसेज हैं वो लोगों तक बर वक्त पहुँचते रहें, क्योंकि हमारा विजन है कि जो लाइफ है वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस है। हमारी सर्विस जितनी बेहतर अंदाज में और जितनी टाइमली पहुँच जाएंगी तो उतनी जल्दी हम विक्टिम्स को वहाँ से इवैक्यूएट करके उनकी जो ज़िंदगियाँ मैक्सिमम बचाने में अपना किरदार अदा कर सकें। सही। अच्छा, सैलाब के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे हमेशा सैलाब आया तो इसमें हमेशा रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो पहले पहुंचती हैं और वहाँ पे हर तरह की सर्विसेज भी दे रही होती हैं। अच्छा, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे कि जिस तरह पहले तो एक जो सैलाब आया पिछले साल उसने तो जानी माली बहुत ज़्यादा नुकसान हमें पहुंचाया। अभी भी जब सैलाब आया है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। लोगों की जाहिर सी बात है ज़मीनें वगैरह और लोगों के घर जो है वो काफ़ी डूब गए। इस हवाले से आप लोगों ने क्या सर्विसेज दी? जी, जैसे मैं इक्विपमेंट के बारे में बता रहा था तो हमारे पास सैलाब को टैकल करने के लिए तकरीबन 38 जो बोट्स हैं और उनके इंजन हैं वो भी अवेलेबल हैं। इसी तरह लाइफ जैकेट्स और बाकी तमाम जो गैजेट्स हैं जो इस तरह की इमरजेंसीज में हम इस्तेमाल करते हैं वो मौजूद हैं। जिस तरह आपने बताया, मैंने भी आपको पहले बताया कि जो दरिया चनाब है उसका एक बहुत बड़ा एरिया तकरीबन 150 किलोमीटर के करीब एक बेल्ट है जो मुल्तान के साथ टच करता है। और अगर सैलाब आता है दरिया चनाब के अंदर तो उसमें हम रिस्पॉन्ड करके जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं उसको इस्टेब्लिश करते हैं ताकि उन की पॉइंट्स की मदद से हम जल्दी से जल्दी जो है वाटर इमरजेंसीज के ऊपर और सैलाब के दिनों में रिस्पॉन्ड करें। फिर जब गवर्नमेंट लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए अनाउंस कर देती है तो हमारी सर्विसेज जो हैं लोगों को हम इवैक्यूएशन भी प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ बाज़ औक़ात वहाँ पर जो बस्तियाँ होती हैं, आबादियाँ होती हैं, तो वो लोग चूँकि वो इलाका छोड़ नहीं सकते, ज़ाहिर उनके जानवर मौजूद हैं, उनका घर वहीं पर मौजूद है, तो हम ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ पर मुहैया करते हैं। तो हमारे जो की पॉइंट्स हैं वहाँ पर
इस्टेब्लिश हो जाते हैं और वो तब तक जब तक वहाँ पे पानी मौजूद रहता है, इमरजेंसी की सूरत हाल मौजूद रहती है, तो डे फर्स्ट से लेके डे लास्ट तक जो है वो रेस्क्यू वहाँ पे मौजूद रहती है। इस तरह अगर इस दफ़ा हम बात करें तो दरिया सतलुज जो है जलालपुर तहसील का जो एरिया है उसको तकरीबन 25 किलोमीटर की जो बेल्ट है वो उसको मुतासर करती है, और बड़े सालों के बाद चूंकि पानी आया है तो इस तरह जो एक वो चैलेंज था हमारे लिए, वो सैलाब के दिनों में हमने उसको डील किया है और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वहाँ से हमने जो विक्टिम्स हैं उनको इवैक्यूएट भी किया है और ट्रांसपोर्ट भी किया है। इसी तरह एनिमल्स जो हैं उनको हमने शिफ्ट किया है सेफ इलाकों में। तो सैलाब के हवाले से या वाटर रेस्क्यू के हवाले से जो रेस्क्यू की सर्विसेज हैं वो भी बर वक्त जो है वो लोगों तक जो है वो पहुँचती रहती है। सही। अच्छा बिलाल, आपने बहुत डिटेल में रेस्क्यू के हवाले से जो है वो इन्फॉर्म भी किया, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे तमाम व्यूवर जो आपको देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। मैसेज से पहले मैं जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, क्योंकि अवामुन्नास आपके प्लेटफॉर्म से इस चैनल को देखते हैं, तो उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप जो इब्तदाई तिबी इमदाद के हवाले से रेस्क्यू 1112 ट्रेनिंग्स मुहैया करती है तो आप हमें अप्रोच करें हमारे स्टेशन के ऊपर। हमारे तमाम के तमाम स्टेशन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 11 स्टेशन जो है मुल्तान में ऑपरेशनल है इंक्लूडिंग तहसील्स। तो आप किसी भी स्टेशन के ऊपर आएँ, जो इब्तदाई तिबी इमदाद के हवाले से जो तरबियत है वो हासिल करें। CPR जो हार्ट पेशेंट के लिए, जो किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा और फ़ायदेमंद मनवर होता है वो CPR है। वो कैसे होता है, उसकी टेक्निक क्या है, उसको सीखें। इसी तरह अगर ज़ख़म वगैरह की सूरत हाल में, किसी हड्डी टूटने की सूरत हाल में आपको फर्स्ट एड देना पड़ती है तो उसकी तमाम जो तरबियत है रेस्क्यू 1112 मुख्तलिफ इदारों में जाके, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज़ के अंदर और तमाम प्लेटफॉर्म्स के अंदर, इवन यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर जो है हमने जो अपनी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स हैं वो इस्टेब्लिश कर ली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी इसके हवाले से तरबियत है गाहे बगाहे चलती रहती है। हम मुख्तलिफ इदारों में जाके, मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाके और तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके हम कोशिश करते हैं, और हमारी कोशिश है कि हम ऐसा एक रिजिलियंट माशरा जो है उसका क़याम अमल में लाएँ कि वो खुद तहत निज़ाम के तहत अगर किसी को हमारी फैमिली के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर, स्कूल कॉलेज़ के अंदर अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास ऐसी कोई फर्स्ट एड की तरबियत होनी चाहिए। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा वॉलंटियर्स हैं उनको हम तरबियत देते रहते हैं, और इसके लिए हमने एक रेस्क्यू कैड कॉप्स या रेस्क्यू स्काउट कॉप्स जो है उसका एक कोर्स भी डिज़ाइन किया है, और इसके साथ साथ बाकी जो तरबियत है वो भी हम स्कूल कॉलेजेस में जाके, इंस्टीट्यूट्स में जाके, क्योंकि हमारा यंग जो तलबा हैं, जो यंग जनरेशन है, अगर उनको हम ट्रेन कर लेते हैं इन मेयार के ऊपर, इन पैरामीटर्स के ऊपर, तो हमारी ऐसी जो माशरा है उसका क़याम अमल में ला पाएंगे जिससे जो है वो एक सेल्फ रिजिलियंट माशरा होगा, और किसी भी ज़रूरत के तहत अगर हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं रहती तो लोग जो है अपनी मदद के तहत जो है अपनी वो कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल, आप हमारे साथ रहे। अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं जी डॉक्टर मुनीर हुसैन शाह साहब, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी रमशा मुजम्मिल, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, जिस तरह अक्टूबर का महीना जो है वो कैंसर की आगाही के हवाले से मनाया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, और इसी तरह जो नवंबर है वो डायबिटीज़ के हवाले से जो है इसको मनाया जाता है। इस हवाले से आज जो है हम रमशा से जानेंगे किस तरह अपनी डाइट जो है वो बेहतर कर सकते हैं, शुगर की वजूहात क्या हैं, इसका इलाज किस तरह से हो सकता है, डाइट किस तरह की होनी चाहिए, अगर जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो किस तरह अपनी खुराक को बेहतर करके इस बीमारी को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी हम देख रहे हैं कि अब ये बच्चों में भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ख़वातीन में भी है, स्पेशली और मर्दों में भी। तो जितनी तेज़ी से फैल रही है इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल टोटली अभी चेंज हुआ है, तो डाइट इसमें जो है वो एक बेहतरीन रोल प्ले करती है। इस हवाले से जानेंगे डॉक्टर साहब से, हम जानेंगे इस टाइम जिस तरह विंटर है तो विंटर के हवाले से अपनी स्किन का, अपने, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि किस तरह अपनी स्किन का ख्याल रखा जाए। आजकल ट्रीटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो उस ट्रीटमेंट्स के हवाले से भी जानेंगे कि इस टाइम कौन कौन से ट्रीटमेंट जो हैं वो आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं और उनको आप जो है उनका ट्रीटमेंट अपनी स्किन का करवा सकते हैं। तो सबसे डॉक्टर साहब, इस टाइम हम जब एक तो डायबिटीज़ के हवाले से भी जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, बल्कि सारी दुनिया में बहुत ही कॉमन है, और इसमें हमारी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो बड़ा रोल प्ले करती हैं। हम देखते हैं कि लोग चीनी का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो शुगर की तरफ जाते हैं। दूसरा जो ड्रिंक्स हैं ख़ास तौर पे, वो दिन में 10-10, 15-15, 20-20 वो ड्रिंक्स ले रहे होते हैं,
जिनमें इतनी शुगर होती है कि वो उनके मतलब जिसमें अल्टीमेटली वो उसकी तरफ चले जाते हैं। तो इसके अलावा फैमिलियल भी इसमें बड़ा ट्रेंड है कि फैमिलीज में शुगर चलती है, हेरिडिटरी है कि मतलब अगर उनके बाप दादा में या वालदा में या उनमें कुछ डायबिटीज़ है तो वो ट्रांसफ़र होती है उनमें बच्चों में, तो उसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। फिर कुछ में जो जल्दी वो अपीयर हो जाती है जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, और कुछ में फिर टाइप 2 जो है वो लेट अपीयर होती है जो एडल्ट्स में है। और इसमें जैसे आपने पहले बताया कि इसका डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है, और इसमें अगर हम अपने आप को डाइट कॉन्शियस रहें और इस तरह की चीज़ें लें जो आपकी जिसको हम कहते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो इंक्रीज़ ना करें, तो फिर काफ़ी हद तक हम इसी परहेज़ की वजह से शुगर से दूर रह सकते हैं। फिर आप देखें कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो इंसुलिन पे होते हैं अपनी वो डाइट कंट्रोल करते हैं, उनकी इंसुलिन की डोज भी कम हो जाती है। उसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर आप करें, आप अपने आप को रिलैक्स रखें, वॉक करें, और जो नेचुरल शुगर्स हैं उनको अगर आप इस्तेमाल करें, मसलन आप कोई एक आधा फ्रूट भी रोज़ लें, उसके अलावा बजाय चीनी के आप शक्कर इस्तेमाल करें, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हद तक इस बीमारी से दूर रख सकती हैं। और अगर और अगर हो भी गई है तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप अपने आप को मेडिसिन अपने टाइम पे लें, अपनी वही जो आपका लाइफस्टाइल है वो आप बेहतर रखें, तो मेरा ख्याल है फिर इसमें कोई मसला नहीं आता। अल्टीमेटली बहरहाल कोई कॉम्प्लिकेशन तो होती हैं, लेकिन वो इन डाइट से ही काफ़ी सारी कंट्रोल की जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, रमशा से भी जानते हैं। रमशा, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ज़बातिस जो है ये बेसिकली एक मैनेजेबल डिसीज़ है, ठीक है, और ये हम अपने लाइफस्टाइल से ही इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, लाइक हाइपरटेंशन हो गया, शुगर हो गया या कोलेस्ट्रोल, ये सारी जितने भी इश्यूज़ हैं आप इनको अपने लाइफस्टाइल से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ये एक साइलेंट किलर है। जब ये कंटिन्यू हो जाता है तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आपके ऐसे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू करता है। जैसे इसका फेवरेट जो सिस्टम है वो हमारा न्यूरो सिस्टम है, हमारा किडनी सिस्टम है, हमारा हार्ट सिस्टम है, जिसको ये आगे जाके नुकसान देता है। अब हमारा इसमें ये चीज़ हमने ऑब्जर्व करनी है कि हमारी बॉडी जब रिस्पॉन्स कर रही है, लाइक जब हम लोग प्री डायबिटिक स्टेज के ऊपर हैं, जब आपका शुगर टेस्ट जो है वो बॉर्डर लाइन पर आ रहा है, तो उस कंडीशन पे आपने जो है वो अपनी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है उनको एक दफ़ा जो है मॉडिफाई करना है। अपनी डाइटरी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो लाजमी जो है वो फॉलो करनी है। और इसमें आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करनी होती है कि आया आपने खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद इन केस आपको फटीग फील हो रही है, ठीक है, या आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पेट फूल रहा है, हर टाइम सुस्ती छा रही है, अगर इस तरह की कुछ चीज़ें आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करने लग गई है तो आपको अपने ऊपर जो है वो देखना चाहिए कि आया अब हमारी डायबिटीज़ की तरफ तो नहीं हम जा रहे, अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट नेगेटिव पॉजिटिव आने से पहले ही अपनी लाइफस्टाइल्स को जो है वो मॉडिफाई कर लें। अच्छा, इन केस अगर आप प्री डायबिटिक हो भी गए हैं तो इसमें पीछे रीजंस देखें कौन सी हैं। अगर हम लोग इसके रीज़न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर सारी के सारी रीजंस ही बैकअप पे लाइफस्टाइल होता है। आपका लाइफस्टाइल जो होता है वो आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ को जो है वो लीड कर रहा होता है। आपका लाइफस्टाइल ही है जो आपकी गेस्टेशनल डायबिटीज़ को लीड करता है। उसके बाद जाके ये जेनेटिक फैक्टर बनता है, ठीक है। टाइप 1 में तो आपको डेफिनेटली आपके जेनेटिक्स में एक चीज़ है तो वो आप में आ रही है, ठीक है, आपके अंदर चांसेस हैं। लेकिन इन केस अगर आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है तो उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 जो है वो आपका स्लीपिंग साइकिल है, कि अगर आप लोग रात को 11 बजे के बाद जाग रहे हैं, ठीक है, आप 1 घंटा भी अगर लेट सोते हैं तो आप समझ लें कि आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। सही, ठीक है। आपके वो डिस्टर्ब होंगे तो डेफिनेटली आपके इंसुलिन वो डिस्टर्ब हो जाएगी बॉडी में। अब इन दोनों को मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी मॉर्निंग वॉक जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अपनी रात की वॉक को अपने दिन की वॉक से रिप्लेस ना करें। जो दिन की वॉक है उसके अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन मिल रहा होता है। पौधे ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, वो आपकी बॉडी में जाके आपके सिक्रीशंस को बैलेंस करती है। जबकि लोग मोस्टली कहते हैं कि वॉक करनी है, वो हम दिन में नहीं कर रहे तो हम रात में कर लेते हैं, जबकि रात में पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। दूसरी चीज आ जाती है आपके स्ट्रेस लेवल्स, ठीक है। आप
काम कर रहे हैं, रात भर के जाग रहे हैं, आजकल ट्रेंड आ चुका है फ्रीलांसिंग का, बहुत सारी ऐसी चीजों का जिसमें हम रात में जाके काम करते हैं और हम देखते हैं कि यंग जनरेशन जो है वो डायबिटीज की तरफ आ गई है। ठीक है, फिर जब आप जाग रहे हैं तो आपने अपने फूड आइटम्स कौन सी चीजें हैं जिनको चूज कर सकते हैं। वो इस तरह वाली बात कि आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज करें। अब वो कैसे पता चलेगा कि हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं, इसके लिए खुद को अवेयर करें, जिसमें लाइक अगर आप पहले आम रूटीन में रिफाइंड ले रहे हैं, बेकरी आइटम्स हो गई, हमारा मैदा हो गया, हमारे ये ब्रेड्स हो गए, तो आप इसको होल ग्रेन पे शिफ्ट कर दें, दलिए पे शिफ्ट कर दें, मल्टीग्रेन के आटे पे शिफ्ट कर दें, जो कि दलिए पे। आप अपनी लाइफ को अपनी डाइट के साथ, अपने खाने के साथ एंजॉय जरूर करें। रेसिपीज बहुत सारी हैं जो आप बना सकते हैं, लेकिन कम से कम वो चीज चूज करें जो आपके लिए हेल्थी है। ठीक है। अच्छा, और हम लोगों का क्या मसला ये है ना कि हम लोगों को ऐसे चटपटे खाने और थोड़े डीप फ्राई इस तरह के खाने हो ना, वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि जबान को टेस्ट तो चाहिए ही चाहिए, आप एक जैसा खाना जो है वो खा नहीं सकते। अच्छा, वैसे स्पेशली शुगर के पेशेंट्स को देखा है, अच्छा वो जिन चीजों से डॉक्टर उनको मना कर रहे हो ना, वो चीजें जो है वो खा रहे होते हैं। एक्चुअली हो ये प्रैक्टिस जो है ना डायबिटीज के अंदर, वो ये प्रैक्टिस होती है कि पेशेंट को कह दिया जाता है आप ये नहीं खाएं, ये नहीं खाएं, ये नहीं खाएं। हाँ। वो ना खाने वाली तो एक बहुत लंबी लिस्ट होती है पेशेंट के पास। आपकी तमाम चीज, इवन की आपकी रोटी में भी आ जाता है कि रोटी भी मना कर, तो वो पेशेंट को लगता है कि जैसे बस उसके वो आखिरी लम्हात हैं, वो कुछ खा पी नहीं सकता, पता नहीं कौन सी बड़ी बीमारी उसको लाहक हो चुकी है और अब वो रिकवर नहीं हो सकता। जबकि मैं खुद अपने पेशेंट्स की प्रैक्टिस में ये चीज ऑब्जर्व करती हूँ कि मेरा पेशेंट, उसकी मेडिसिन भी कम हो रही होती है, इंसुलिन के यूनिट्स उसके कम हो रहे होते हैं, वो रिकवर हो जाता है, लेकिन वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से होता है। उसके हमारे पास इस तरह की नेचुरल हर्ब्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बात को सपोर्ट करती है कि ये ओरल स्टार्ट होने से पहले जो थी हर्ब्स ही थी जिनको यूटिलाइज किया जाता था और इनको हमें साथ करवाना चाहिए। उसमें हम अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम दालचीनी जो कहते हैं उसको, वो मतलब क्वीन है वो सारे एंटीऑक्सीडेंट्स की, आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके अल्टरनेटिव अगर हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो फ्रूट्स में आप जैसे हमारे पास चेरी है, ब्लूबेरीज हैं, इनका यूज हम कर सकते हैं। कुछ पॉलीपेप्टाइड रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी में इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए और हमारी जो ब्लड शुगर लेवल्स है उनकी स्ट्राइक, ताकि हमारी ब्लड में जो है वो स्पाइक उनकी इंक्रीज ना हो। तो उस चीज के लिए आपको, जैसे कि करेले का जूस है, उसके जो बीज हैं उनमें बहुत इफेक्टिव है। स्ट्रॉबेरी इस मामले में बहुत इफेक्टिव है। एप्पल बहुत इफेक्टिव फ्रूट है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम समझें कि अगर किसी को शुगर हो गई है तो वो कुछ नहीं खा सकता या वो मैनेज नहीं कर सकता, वो अपनी लाइफ को मुकम्मल तौर पे एंजॉय कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी यही है कि वो अपना पहले तो काज आइडेंटिफाई करें, फिर अपना जो डाइटरी और लाइफस्टाइल पैटर्न्स हैं वो अपने डायबिटोलॉजिस्ट और अपने डाइटिशियन के अकॉर्डिंग जो है वो उनको लेके चले। तो मजीद भी आपसे जानते हैं सर, जिस तरह अभी ट्रीटमेंट्स के हवाले से भी हम बात करेंगे, स्किन के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं ना कि कैसे ख्याल रखें, विंटर्स में क्या करना चाहिए आपको? इस तरह है कि गर्मियों में तो क्योंकि ज़्यादा आपको पसीना आता है ना, तो आपके मसाम स्किन के वो पोर्स जो हैं वो ज़्यादा खुलते हैं और आपकी स्किन मतलब कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रहती। और सर्दियों में दूसरा मसला है, सर्दियों में एक तो आप बाहर कम निकलते हैं और पसीना आपको कम आता है, तो उसकी वजह से गर्मियों की निस्बत स्किन आपकी बेहतर रहती है। तो दूसरी बात है कि ड्राइनेस भी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, ये मौसम भी ऐसा है। जी जी, ड्राइनेस काफ़ी होती है। इसमें फिर जो स्किन को मॉइस्चराइजिंग लोशन, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ड्राइनेस को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, आपके लिए कुछ वाइटामिन भी बहुत ज़रूरी हैं। लोग समझते हैं कि हम मुख्तलिफ चीज़ें खा रहे हैं, फ्रूट भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ वाइटामिन उन्हें नहीं मिलते। तो मसलन विटामिन डी हो गया, जिसे हम सनशाइन विटामिन कहते हैं, तो उसको आप या तो आप धूप में बैठे हैं, लेकिन वो धूप आपके चेहरे को फिर वो करेगी, आपको झुलसा देगी। लेकिन ये है कि वो ज़रूरी है। अच्छा, विटामिन डी का हमेशा एक क्वेश्चन है कि भाई कौन सा बेस्ट टाइम है? तो मैं अर्ली मॉर्निंग जो है, जिस तरह जो है वो बस धूप होनी चाहिए। आपको अर्ली मॉर्निंग की अच्छी लगती है तो वो ठीक है, अगर आपको लेट वाली दोपहर की लगती है तो वो भी ठीक है, लेकिन तब तो दोपहर में बैठ जाए। सन ब्लॉक लगा सकते हैं। बाकी आप बाजों को, टांगों को अगर उसको आप खुला छोड़ें तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। और अगर आप तकरीबन 20 मिनट हर हफ्ता बैठें धूप में तो आपको विटामिन डी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना स्टोरेज हो जाता है कि वो आपके लिए काफ़ी है। और दूसरी बात है कि ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, और फैट सॉल्युबल विटामिन का ये होता है कि वो स्टोर रहता है स्किन में, उसमें उस फैटी टिश्यू में,
उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता रहता है और मेरा ख्याल है कि 20 मिनट जो है वो एक हफ्ते के लिए काफ़ी है। अच्छा, तो इसलिए उससे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। ठीक है। और दूसरी बात है, इसके अलावा कुछ वाइटामिन है, जैसे वाइटामिन सी हो गया या इस तरह के दूसरे एंटी एजिंग जो वाइटामिन हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारा जो तरीका पकाने का है, वाइटामिन सी तो हम ज़ाया कर देते हैं जब हम उसको, जैसे हम खुराक अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके अलावा जो जैसे हम गोश्त फर्सिया पकाते हैं उसमें जो पानी हमारा होता है उसको हम ज़ाया कर देते हैं, तो उसी में आपका वाइटामिन होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, अगर इसमें आप डिटेल में जाएं और थोड़ी सी नॉलेज हासिल करें कि वाइटामिन को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, सही, और कौन सा वाइटामिन आपके लिए ज़रूरी है और कौन सा आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे कोरोना के दिन थे तो उसमें ये वाइटामिन डी बहुत ज़रूरी था, वाइटामिन सी बहुत ज़रूरी था, जिंक बहुत ज़रूरी था। तो उससे हमने देखा है कि बगैर कुछ मेडिसिन लिए हर आदमी ठीक हो जाता था। अच्छा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और जी, जी। अच्छी आपकी हेल्दी डाइट हो तो आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं और आप अपना ख्याल, स्किन भी आपकी अच्छी रहती है। वही एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं, जो वाइटामिन है जिनको हम एंटी एजिंग भी कहते हैं, वो इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। सही। तो अगर इनकी मुनासिब मिकदार हम रोज़ लेते रहें तो आपका जो आपके बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक रहता है और आपको एक्सटर्नल कुछ हेल्प की या मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। सही। अच्छा, जिस तरह अभी तो हम स्किन को देखते रहे, साथ साथ हम आंखों के हवाले से बात करें तो इस टाइम जो बहुत ज़्यादा मेजर हम प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, आंखों के गेट जो है वो स्याह हल्के। अच्छा, काफ़ी लोगों की हम इस तरह देखते हैं कि रात को जाग रहे होते हैं, सुबह उठते हैं तो उनकी आंखों में बिल्कुल हल्के से हुए होते हैं, आंखें बिल्कुल अंदर धंसी हुई होती हैं। इसके हवाले से बताइएगा कि किस तरह इनको ख़त्म किया जा सकता है, इनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले आप किसी को क्योंकि देखते हैं, डार्क आपकी सर्कल नज़र जो है, हाँ। आपकी नज़र उसकी आंखों पे जाती है, हाँ। तो इसलिए आंखों का सही रहना बहुत ज़रूरी है। आंखें खूबसूरत होनी आंखें चाहिए। खूबसूरत होनी चाहिए। तो दूसरी ये है कि ये हमारी पोल्यूशन है, हमारा सही डाइट ना लेना, उसकी वजह से ना आपके ये हल्के पड़ जाते हैं आंखों के गिर्द। तो इसमें फिर ये है कि एक तो आपने धूप से बचाना है, आपने कोई सन ब्लॉक लगाना है, फिर आपने वाइटामिन यूज़ करने हैं, और अगर उसके बावजूद नहीं होते तो फिर कुछ मेडिसिन होती हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर लेज़र्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनसे फिर ये मतलब ख़त्म हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके किस किस्म के हल्के हैं। बाज़ लोगों की रेडिशनेस ज़्यादा हो जाती है, हाँ। रेड ज़्यादा हो जाते हैं, बाज़ के ब्लैक होते ब्लैक हैं हो ज़्यादा, जाते हैं। तो उसको देखते हुए उसका फिर इलाज, ट्रीटमेंट मुमकिन है। लेकिन अगर आप उसके बचाव के लिए पहले कोशिश करेंगे, अपनी डाइट मुनासिब रखेंगे, वाइटामिन लेते रहेंगे, सन ब्लॉक यूज़ करेंगे, फिर मेरा ख्याल है कि ये आमतौर पे काफ़ी हद तक बच जाते हैं। बहुत सारी बच्चियां भी मैंने इस तरह की देखी हैं, उनको ये होता है कि प्रॉपर नींद भी हो रही होती है, अच्छी डाइट भी है, लेकिन उनकी आंखों के गिर्द जो है ना वो हल्के होते हैं। अच्छा, ये क्या रीजन? बाज़ दफ़ा ये कंजेनिटल भी होते हैं। अच्छा। बाज़ फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी आप देखेंगे कि तकरीबन हर आदमी की आंखों में इस तरह हल्के होते हैं। हाँ। और वो उनकी उस नस्ल में चल रहे होते हैं ये हल्के, एक उनकी मतलब मतलब उनके फीचर है एक। कोई इतना खास वो नहीं होता कि जिसमें नहीं जागना होता। पड़े या कोई इस तरह की कोई जी, जी, बीमारी हो, बिल्कुल। लेकिन उनके डार्क सर्कल्स होते हैं। फिर बाज़ हमने देखा है कि कुछ वाइटामिन जैसे ग्लूटाथायोन है जो वाइटनिंग करता है, उससे भी हल्के बाज़ वह कम होते हैं। सही। बाज़ लोगों के हाथों पे इस तरह के ब्लैकिश वो होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, निशान होते हैं, और बाज़ लोगों के चेहरे पे या किसी और जगह पे, तो वो ग्लूटाथायोन को भी बड़ा, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है अगर उसकी पूरी मुनासिब डोज दी जाए। और उसके अलावा फिर अल्टीमेटली अगर किसी से नहीं होता फिर वो लेज़र से भी बेहतर हो जाते हैं। सही। तो वो भी इसका फिर काफ़ी अच्छा इलाज है। मेरा कहने का मकसद ये है कि इसका इलाज है, मुमकिन है और मुकम्मल 100% इसके ट्रीटमेंट हो सकता है। हाँ। अगर इसमें तवज्जो पूरी की जाए तो अभी तो वाकई जिस तरह के ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं और उसमें तो अब तो हर चीज बड़ी आसान हो गई है, और हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा नॉन इन्वेसिव होती जा रही है। मतलब पहले हम उसकी सर्जरी करते थे, हाँ। उसको काटते थे, उसको फिर ठीक करते थे। अभी अब उसकी उसकी जगह जो है बजाय वो आसान, छोटी जैसे आप देखें ना, चीजें आ गई। कार्डियक सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी अब कितनी कम हो गई है। हाँ। पहले 50-60% ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, अब समझिए कि आपकी 5% या 10% रह गई ओपन हार्ट सर्जरी। तो इसी तरह साइंटिफिक जैसे रिसर्च हो रही है, हाँ। हर चीज़ बेहतर से बेहतर और नॉन इन्वेसिव होती जा रही है। तो ये एक अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है कि हम हर चीज़ का इस तरह मुख्तसर सा इलाज करते जा रहे हैं। अच्छा, पहले खवातीन बड़ी वो परेशान नजर आती थी ना, अच्छा क्या करना चाहिए डार्क सर्कल्स का, क्योंकि हम स्किन के हवाले से किस तरह खत्म, अच्छा कुछ देसी टोटके भी इस्तेमाल करते रहते थे, उनकी वजह से भी कुछ इफेक्ट होता था, कुछ नहीं होता था। अभी ये है कि जिस तरह जदीद ट्रीटमेंट आया है
उससे काफ़ी आप जो है ना अपनी खूबसूरती में मजीद भी इजाफा कर सकते हैं, उसमें चीज़ें ठीक हो गया। मजीद भी आपसे जानते हैं, अच्छा निमिषा, जिस तरह हम डाइट प्लान की तरफ आ जाते हैं, आप क्या समझती हैं कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं उन सबसे पहले तो उनकी डाइट प्लान जान लेते हैं ना कि भाई किस तरह के सुबह नाश्ता होना चाहिए, दोपहर में खाना किस तरह, क्योंकि इनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो भूख कंट्रोल भी नहीं होती, कुछ की शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस हवाले से भी बताइए कि क्या क्या डाइट प्लान, मतलब नाश्ता, फिर आपका दोपहर का खाना, शाम का खाना क्या होना चाहिए? ठीक है, इसमें एक तो ये कि पेशेंट को इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आया उसके अंदर किस मेजर मिनरल की डेफिशिएंसी है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में ना मिनरल डेफिशिएंसी ज़्यादा होती हैं, जिसमें क्रोमियम आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जब उनको मना किया जाता है, उनको सारे ही ऐसे मतलब फ्रूट्स मना किए गए होते हैं फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन पे कि वो आपने नहीं खाने जहाँ पे जो ये क्रोमियम का सोर्स होते हैं, तो वो आप उसको इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो अदरक या लहसुन जो है उसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। ठीक है, सेब का सिरका ऐसा सोर्स है प्रोबायोटिक का, उसके अलावा आपके पास दही है, यानी कि प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो आप बढ़ा दें। मैग्नीशियम एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि अगर आप क्रॉनिक डायबिटीज़ पे नहीं है तो वो आप लाजमी लें, ताकि आपके जो ये न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो उनको जो है वो सप्रेस कर देता है, एज कम्पेयर टू कि अगर आपकी क्रॉनिक कंडीशन है तो फिर अपने डायबिटोलॉजिस्ट से, अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके फिर इसको लेना शुरू करें। ये तो वो चीज़ थी जो आपने सप्लीमेंट्स से जो हर एक प्री डायबिटिक पर्सन को लेना स्टार्ट कर देना चाहिए जब उसे फील हो जाए कि आया वो बॉर्डर लाइन पे है या वो थोड़ा बहुत लाइक उसकी फास्टिंग की या रैंडम जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है। अब इन केस आपका भूख बहुत ज़्यादा लग रही है आपको और आप ग्लूकोफेज या इंसुलिन पर हैं, तो जब आप ग्लूकोफेज ले रहे हैं या आप इंसुलिन के ऊपर आ चुके हैं, तो तब आपने सबसे पहले जो चीज़ मैनेज करनी है वो आपने अपना कार्ब्स का इंटेक मैनेज करना है। कार्ब्स का इंटेक मैनेज करने के लिए आपने देखना है कि उसकी डाइजेशन प्रॉपर हो रही हो। सबसे पहले आपने डिज़ाइन ऐसा अपना प्री ब्रेकफास्ट करना है जो आपके लिए अल्ट्रेशंस पे भी हो और लेना भी ईजी हो, जिसमें करेले का जूस आ सकता है। वो नहीं लेना चाह रहे आप उसकी सॉस बना के ले सकते हैं। वो नहीं लेना चाह रहे आप सेब का सिरका ले सकते हैं। आप वो भी नहीं लेना चाह रहे आप जिंजर टी ले सकते हैं। आप सिनेमन टी यानी दालचीनी की जो चाय होती है वो ले सकते हैं। उसके बाद आपने वॉक को अपने लाइफ का पार्ट बना लेना है। बेशक आप 20 मिनट कर रहे हैं, 30 मिनट कर रहे हैं। जो लोग रात को लेट सोते हैं वो उतना ही अपना वॉक का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा सकते हैं। करें आप बेशक ब्रिस्क वॉक, लेकिन जरूर करें। ठीक है, उसके बाद आप जो अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट के अंदर आपके पास एक मल्टीग्रेन का पोर्शन होना चाहिए जो बेशक दलिया के फॉर्म में है, चपाती के फॉर्म में है। वो जौ का दलिया ले लें, आप कॉर्न ले लें, मतलब इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन होल ग्रेन लेना है, रिफाइंड नहीं लेना। उसके बाद साथ आप अपना 1 कप जो है वो एटलीस्ट योगर्ट का रखें। प्रोबायोटिक जरूर लें, स्पेशली वो बच्चियां जो ओवरवेट होती हैं और नेक्स्ट कंसीव करना चाह रही होती हैं, उनको अपने प्रोबायोटिक्स की अमाउंट पूरी करनी चाहिए। एक तो वो एग एवोल्यूशन में भी हेल्प कर रहा होता है, दूसरी तरफ वो उनको गेस्टेशनल डायबिटीज से बचा लेता है। ठीक है, तो वो अपना आप प्रोबायोटिक्स का इंटेक इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली घर का बना हुआ अचार भी प्रोबायोटिक का एक सोर्स होता है, आप वो चीज़ साथ दे सकते हैं। चाय का इस्तेमाल फौरन खाने के साथ ना करें, चाय का इस्तेमाल थोड़ा सा गैप के साथ करें, एटलीस्ट 40 मिनट्स के गैप से। देन वो एक आधा अपना ब्रंच डिफाइन करें। जो अगर नाश्ता वो 8 बजे कर रहे हैं तो ब्रंच की टाइमिंग उनकी 11 बजे होनी चाहिए, और उस 11 बजे वो 1 कप जो है वो फ्रूट ले सकते हैं। वो कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस नहीं लेना, लेकिन फल कोई भी वो जो है इनटेक कर सकते हैं। फिर दोपहर की टाइमिंग है, वहाँ पे सेम वो एज इट इज अपने ब्रेकफास्ट की तरह एक पोर्शन अपना ग्रेन्स का रखें, यानी सीरियल्स का रखें। दूसरी तरफ जो है वो उसमें दाल चावल तक वो ले सकते हैं, लेकिन पोषण कंट्रोल करके। ये पोषण कंट्रोल जो है वो अगर तो प्री डायबिटिक है तो वो अपना जितना पहले ले रहा है उससे थोड़ा कम कर दे, और अगर कोई क्रॉनिक है या वो मेडिसिन लेते हुए 6-7 माह हो गए हैं तो फिर वो अपने डाइटिशियन या डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद करे। वहाँ पर वो अपने कुछ पोर्शन को कंट्रोल करेगा, साथ अपनी वेजिटेबल्स का इंटेक इंक्रीज कर दे, क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं वो फाइबर का बेहतरीन सोर्स हैं। देन वो 4 to 5 PM जो कि उनका इवनिंग स्नैक है, उसके अंदर ड्राई नट्स का इंटेक करे। ड्राई नट्स जो हैं वो 1 पाम से ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, कोई सा भी ड्राई नट्स जो है वो लिया जा सकता है। उसके बाद जो है वो उसके साथ जिंजर टी, सिनेमन टी, कोई ना कोई चीज़ अल्टरनेट पे दोबारा वो उसको यूज़ कर लें। देन वो अपने रात के खाने के अंदर प्रोटीन डाइट को रिच कर दें, जिसमें चिकन, मटन, बीफ, फिश और रेड बीन्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनमें से अल्टर करके इनके रेसिपीज़ को वो इंटेक कर सकते हैं, साथ फाइबर का सोर्स रख सकते हैं।
अब अगर किसी डायबिटिक पेशेंट है और उसे कॉन्स्टिपेशन फील होती है या उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और वो रात को लेट काम कर रहा है, तो वो चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकता है अपने सैलड्स के अंदर, वो हस्क का इस्तेमाल कर सकता है, यानी इस्तंबुल के छिलके का इस्तेमाल कर सकता है। वो पानी में डिप कर सकता है, डिप करके वो ले ले। अदरवाइज वो अपने चिया सीड्स हैं तो वो अपने सैलड के ऊपर रोस्ट करके डाल दें। तो इस तरीके से वो अपना ओवरऑल जो है वो दिन में एक बेहतर शेड्यूल बना लेगा, जिससे उसके कार्ब्स जो हैं वो भी मैनेज हो जाएंगे और पहले से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ मजीद आपसे जानेंगे कि जाहिर सी बात है महंगाई भी है ना, महंगाई को देखते हुए क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि हमने तमाम चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो, सब्जियां भी महंगी हैं, फ्रूट्स भी महंगे हैं, तो उसमें रहकर आपने किस तरह जो है वो अपना इस बीमारी से जो है वो निजात भी हासिल कर सकते हैं और अपनी डाइट को भी बेहतर कर सकते हैं, इसमें बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी जो फिलर्स आते हैं, फिलर्स कितना आपके जो है हलकों को बेहतर कर सकते हैं? फिलर्स डिपेंड करता है कि वो किस जगह में है। ठीक है। फेस के ऊपर बाज़ ज़्यादा कोई, जैसे डार्क सर्कल्स के लिए जो फिलर्स हैं, डार्क सर्कल्स के लिए तो फिलर्स इतना फ़ायदा नहीं करते। ठीक है। लेकिन उसके अलावा कोई आपकी डिप्रेशन हो, उसके अलावा कोई लाइंस हों, अच्छा, तो या अंडर आई फिलर्स हों, आंखों के नीचे वो गहरे वो खड्डे से जो पड़ जाते हैं हम, ठीक है, उसमें आई फिलर मतलब अंडर आई फिलर्स यूज़ करते हैं, या फेस के ऊपर काफ़ी सारी जगहों पे। या हम जो एक एंगल है मैंडिबल का, तो ये जो एंगल है इस तरह का ना, तो इसमें हम फिलर्स यूज़ कर सकते हैं उसके एंगल को इन्हेंस करने के लिए। सही। तो इस तरह फेस पे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें हम फिलर्स खास तौर पर यूज़ करते हैं और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है और उसका इमीडिएट रिजल्ट होता है। लेकिन ये कि ये लास्ट करता है तकरीबन 1 साल, उससे 1-2 महीने कम या 1-2 महीने ज़्यादा। ठीक है। उसके अलावा फिर उसे हम रिपीट करना पड़ता है फिलर्स को। अच्छा, वो कितने टाइम के बाद? तकरीबन मतलब 8 महीने बाद, 9 महीने बाद या साल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जब वो रिक्वायरमेंट दोबारा होती है किसी की, तो उसको अंदाजा हो जाता है कि मुझे दोबारा भी होता है, तो फिर दोबारा उसे कुछ थोड़ी देर के लिए आना पड़ता है। 15-20 मिनट। मजीद भी इनसे जानते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के हवाले से भी, उसका भी ट्रीटमेंट जो है हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब किस तरह करते हैं ट्रीटमेंट? इस तरह है कि डायबिटीज़ की जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है ना, जैसे डायबिटिक फुट है, हाँ, पाँव पे आपके जख्म बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं जो ठीक नहीं हो रहे होते। बेसिकली ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है आपके पाँव में ना। सही। जो बारीक वेसल्स हैं, ब्लड की जो नालियाँ हैं, हाँ, वो बंद होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये मसला होता है। उसमें मैंने ये देखा है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी सारे पेशेंट्स पे ट्राई किया है कि पीआरपी हम करते हैं उस वूंड की। अच्छा। तो पेशेंट का ब्लड का सैंपल लेके उसमें से जो उसके ग्रोथ फैक्टर्स निकाल के फिर उसमें कुछ मेडिसिन मिला के हम उसी जगह इंजेक्ट करते हैं जो डायबिटिक फुट में जहाँ अल्सर बना होता है, जो हील नहीं हो रहा होता। कई महीने उसके हो चुके होते हैं लेकिन वो हील नहीं हो रहा होता। लेकिन इस प्रोसीजर से वो काफ़ी जल्दी हील होना शुरू हो जाता है। सही। और इसके मतलब है, मेरा ख्याल था कि इसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे, लेकिन जो अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे मिले। और अब मैं यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपका वुंड या अल्सर ठीक नहीं हो रहा डायबिटिक फुट, तो उसमें आप फिर इस PRP का इलाज है, PRP का अगर आप करवाएंगे तो उससे काफ़ी सारा फर्क पड़ेगा। सही। और आपकी हीलिंग बहुत ही अच्छी होगी। और ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि हाँ, लोग ये ना है कि शुगर के पेशेंट्स के कोई भी जख्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे ज़्यादा अपने पाँव का ख्याल रखना चाहिए। हाँ। क्योंकि वो पाँव में जूतियाँ ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ी हार्ड होती है, उनको थोड़ा सा जख्म होता है। जब जख्म होता है तो फिर जाहिर है उसकी हीलिंग बहुत कम हो जाती है। हाँ। तो काफ़ी लोगों का जाहिर सी बात है जो थोड़ा सा भी उनका जख्म खराब होता है तो वो बढ़ता बढ़ता फिर ये होता है कि आप या तो बहुत सारे लोगों का देखा पाँव का काट दिए जाते हैं, या कोई किसी उंगली में कोई मसला हो गया तो उंगलियां काट दी जाती हैं, या फिर आपकी पूरी टांग ही उससे मुतासिर हो जाती है। तो मतलब एक तो शुगर ऐसे ना, तमाम बीमारियों की जड़ भी ऐसा लगता है शुगर ही है, ऐसे है ना रमशा? एक वाकई साइलेंट किलर है। इसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गन, मैंने पहले ही बताया, अफेक्ट होते हैं। तो ये जब आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि आपका टोटल सिस्टम ही डिस्टर्ब कर देती है, आपकी सारी सिक्रेशंस डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो फिर आप डैमेज होना शुरू हो जाते हो। बट इसकी पहली जो मेजर रीजंस हैं उनको अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो हम आगे इसकी रेशियो को कम कर सकते हैं। अब एट ए टाइम जो है वो 530 लाख ऑलमोस्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर केसेस जो हैं वो इसके रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये रेशियो हम कम कर सकते हैं अगर हम ओबेसिटी को कम कर लें,
हम इसके पहले जो कासेस हैं उनको अगर हम मैनेज कर लें। अच्छा, जिस तरह अभी हम इसमें भी लाजमी करेंगे कि जो स्पेशली जिनकी शुगर समटाइम लो भी हो जाती है, उनकी लो रहती है, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या डाइट होनी, सेम डाइट पे वो अपना वो कर सकते हैं? ये जो शुगर लो होना शुरू हो जाती है ना, इसके अंदर स्टार्टिंग में पहले शुगर हाई भी उतनी ही आपको नुकसान पहुंचाती है, और अगर आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है तो वो भी उतना ही आपके लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जब डाउन हो रहा होता है ना, उस टाइम पे हमारे पास होता है कि हम उन्हें हाई ग्लाइसेमिक फूड्स दे के मैनेज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आया वो जो पहले डाइट ले रहे हैं उसकी प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल्स नहीं जा रहे हैं, कहाँ पर जो है वो इशू आ रहा है। ये इसका जैसे इशू डायग्नोस हो जाए, इसको आप मैनेज कर सकते हो। होता नुकसान वहां पर है जहां पर लोग पहले मतलब अपनी शुगर को कम करने के लिए मेडिसिन लेने गए हुए होते हैं, फिर उस मेडिसिन का इनटेक जब वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो वो मेडिसिन उन पे रेजिस्टेंस करती है और उनके शुगर लेवल्स को कम करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो डाइट तो बिल्कुल छोड़ चुके होते हैं। वहां पर जो फिर इफेक्ट्स आते हैं वो ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो इसलिए अपनी डाइट को मैनेज किया करें और अपनी डायबिटीज का रिकॉर्ड रखा करें, फास्टिंग में और रैंडम लाजमी ये रिकॉर्ड जो है वो अपना स्टार्टिंग में बनाना शुरू कर दिया करें। जैसे कि आपको कोई भी डोज अपसेट कर रही है, कुछ भी है, आप किसी डाइटिशियन के पास नहीं भी गए हुए, आपका कोई प्लान नहीं भी चल रहा, एटलीस्ट अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाकर जरूर उसको जो है वो मैनेज कराया करें, ताकि आपकी डोज मैनेज हो, आपकी शुगर लेवल्स कम ही ना हो। अच्छा नमशीर, जैसे मैंने पहले बात की थी कि इस महंगाई के दौर में किस तरह अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं? महंगाई के दौर में इस चीज़ों में हम अगर नेचुरल चीज़ों पे चले जाएं तो मच बेटर एज कम्पेयर टू अगर हम लोग इस महंगाई के दौर के अंदर ही KFC की चेन्स जो हैं वो बढ़ती गई हैं। इसी महंगाई के दौर में फास्ट फूड का ट्रेंड जो है वो हर जगह आ गया है। इसी महंगाई के दौर में हर चीज़ यानी कि हम रिफाइंड जो है वो ओपन हुआ है। तो अगर हमारी पॉकेट इस चीज़ की इजाज़त दे देती है कि हम लोग 40 रुपए का एक समोसा ले परचेज कर सकते हैं या हम लोग KFC पे जाके खाना खा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम लोग वही चीज़ घर में बना लें। ठीक है, घर में अगर आप अपने नॉर्मल अनाज पे चले जाएं तो वो फिर भी मच रीजनेबल एज कम्पेयर टू ये फास्ट फूड के। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी कि लाइक फ्रूट्स की, तो वो आप अपना जो सीजनल फ्रूट है ना उसको ज़रूर कंज्यूम करें, वो ऑलमोस्ट आपको रीजनेबल कॉस्ट में मिल रहा होता है। हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जब किसी चीज़ का सीजन आता है तो वो चीज़ पीक पकड़ लेती है, वो महंगी तर महंगी होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही उन चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो आपको लगता है कि आपकी पॉकेट फ्रेंडली हुई है, उन चीज़ों को आप लें और उसको कंज्यूम करें इंस्टेड ऑफ डेट एक चीज़ को रेगुलर बेसिस पे खाने के। लाइक अगर आपने दाल चावल हर रोज़ खा रहे हैं, कुछ लोग वो कहते हैं हम गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वह आपको ज़रूरी नहीं है कि जितना आप दाल चावल खाते हैं आप गोश्त उतना ही खाएं। आप 2 से 3 क्यूब अगर 3 दिन बाद भी खा रहे हैं, दैट्स मोर देन इनफ। वेरिएशन ज़रूर लेकर आएँ, और अगर हम मैनेज करना चाहें तो हम मैनेज कर सकते हैं। और वो लोग जो बहुत अच्छा खाते हैं, जो KFCs और इन जगहों पे जाके पॉकेट मनी वेस्ट कर रहे होते हैं, उनके लिए मेरा यही मैसेज होगा कि वो लोग इस चीज़ को उन लोगों तक दें जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक हमारा जो पुअर तबका है। नॉर्मल जो लोग हैं, ठीक है, मिडिल क्लास जो लोग हैं, वो इजीली मैनेज कर सकते हैं डाइट को, क्योंकि डाइट आपने अपने किचन से मैनेज करनी है। आप अच्छी हेल्दी डाइट, अच्छा कम इसमें यह है कि आप बहुत ज्यादा चीजें ऐड नहीं भी कर सकते, तो इतनी चीजें आप ले लें जो आपके लिए हेल्दी हैं। आप अपने उसी पोर्शन को मैनेज कर लें। हाँ। आपके पास न्यूट्रास्यूटिकल हर घर में मौजूद होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोई उसका कंज्यूम नहीं करता सही से। खाना बनाते सभी हैं, बनाने का तरीका गलत होता है। हाँ। रेसिपीज का कॉम्बिनेशन गलत होता है। अंडा लेंगे तो चाय के साथ ही लेंगे। हाँ। ठीक है, और गोश्त खाया है और उसके फौरन बाद उनको वो डाइजेस्ट करने के लिए चाय चाहिए। हाँ। ठीक है, तो वो चाय भी जिस तरह हम अपनी जिंदगी में डॉक्टर साहब जिस तरह होता है हमारे यहाँ ना, अब सॉफ्ट ड्रिंक के हवाले से तो हम अपने कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो लाजमी हमारी जिंदगी का यूं समझ लें हिस्सा ही बन चुकी हैं, क्योंकि हमने खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो हमने कहा उसकी जगह जो है हमारे पास कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए, तभी हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट हो। और उसके बाद जो हमारा एक लॉजिक होता है, मेरा स्टमक बहुत डिस्टर्ब है। अक्सर लोग आते हुए हमें कहते हैं भी सप्लीमेंट डिस्टर्ब, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट जो है वो हमसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। हाँ। यानी कि वो मसला ऑर्गेनिक सप्लीमेंट में नहीं होता, मसला लोगों के स्टमक के अंदर है। वो स्टमक जो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स ले लेके, रिफाइंड खा के, फास्ट फूड खा के डिस्टर्ब किया हुआ होता है। तो अपने स्टमक के साथ ना खेलें, उसका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि स्टमक के साथ आपकी सारी डिसीजेस जो है ना वो आपकी समझ लें अटैच है। वो सही काम कर रहा है तो आपकी स्किन अच्छी है, आपके सारे इश्यूज जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। अगर स्टमक नहीं है,
सही, तो फिर कोई चीज़ भी आपकी रिकवर नहीं हो अच्छा, सकती। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, जब खाना फौरन हम अब मोस्टली अभी जो देखते हैं पेट की बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा, अच्छा बच्चों में भी बड़ों में भी, उसी के साथ जो है स्टमक के इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा है, तेजाबियत, मैदे की जलन, ये चीज़ें हम ज़्यादा देखते हैं। डॉक्टर्स के पास भी जाएं तो वो सबसे पहले कहते हैं कि यही तमाम चीज़ें जो है ना पेशेंट ज़्यादा इन्हीं के आ रहे होते हैं, क्या हमारे हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं रह चुका। अच्छा, मजीद भी जानते हैं डॉक्टर साहब, एक तो स्याह हलकों की वजह से, डार्क सर्कल्स की वजह से, फिर हमारी जो है चेहरे पर जो है वो हमारा मिलाजमा भी होना शुरू हो जाता है, फ्रैक्टल्स भी आना शुरू हो जाते हैं, स्किन जो है वो सारी खराब होना शुरू हो जाती है। इसके हवाले से बताइए क्या, कैसे ट्रीटमेंट इसका हो सकता है? मिलाजमा तो बहुत ज्यादा है इस टाइम हमारी, जो कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा उनकी डार्क में चला जाता है, किसी का बहुत लाइट होता है। जो आप खाते हैं आपके चेहरे पे नजर आता है। वही बात है, खाना आपका मैदा अच्छा होगा, अगर आप हेल्दी खाएंगे तो स्किन हेल्दी नजर आएगी, अगर नहीं लेंगे तो स्किन हेल्दी नजर नहीं आएगी। दूसरा, आप बाहर निकलती हैं, आपको धुआं और पोल्यूशन और सारी इस तरह की चीजें हैं, ये आपकी स्किन को खराब कर रही होती हैं। तीसरा, आप पूरी तरह सो नहीं रहे होते कम से कम 8 घंटे, ये आपकी स्किन को खराब कर रहे होते हैं। दूसरी, आपको परेशानियां, आपको हर वक्त जिंदगी का हिस्सा है। जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे ना डायबिटिक डे है, तो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि जो एंग्जाइटी और ये डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बहुत बड़ी वजह है डायबिटीज़ की। हम देखते हैं उसके फैमिलियर टेंडेंसी भी नहीं है, उसमें और कोई मसाइल भी नहीं है, लेकिन उसको एकदम शुगर हो गई है। तो फिर पता लगता है उसमें कि उसको परेशानी इतनी आई है पिछले दिनों में कि उसका ये सिस्टम सारा डिस्टर्ब हुआ, उसे उसकी जो शुगर है ब्लड में वो ज्यादा आना शुरू हो गई। अच्छा, मेरी बड़ी खाला को भी इसी तरह शुगर, वो मतलब ज्यादा उन्होंने टेंशन ली, वो बिल्कुल ठीक ठाक सेहतमंद, और एकदम टेंशन ली, और टेंशन के बाद जब उन्होंने अपने टेस्ट करवाए तो उसमें उनको शुगर, और वो शुगर भी बहुत हाई पे चला गया, मतलब आप ये देखें कि 350 400 जो है वो क्रॉस कर रही थी। क्योंकि ये शुगर हो गया, ये ब्लड प्रेशर हो गया, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी परेशानियों से ज़्यादा होती हैं। आपकी जो आप टेंशन यकदम लेते हैं उसमें ज़्यादा हो जाती हैं, और बेसिकली इसके होने से हमारी बहुत सारी बीमारियां इनके साथ आ जाती हैं। फिर आप अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते, वॉक नहीं करते, तो ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। तो ओबेसिटी फिर जो हर बीमारी की जड़ में ओबेसिटी है, तो इस तरह आपकी तकलीफ बढ़ती रहती हैं। और दूसरा, आप जिक्र कर रहे थे ना कि नेचुरल डाइट का, नेचुरल डाइट तो आप तो सस्ती पड़ती है, तो आप अगर ये दूसरी चीज़ें लेना बंद कर दें, रिफाइंड चीज़ें, इस किस्म की चीज़ें, और आप जो ओरिजिनली जो पहले लेते थे गंदम, आप होल व्हीट लेते थे, इस तरह की बाकी चीजें आप घर अभी तो हम कहते हैं वो 1 नंबर आटा ले रहा है जिसमें बिल्कुल जरा आपके सुबह के पराठे बड़े मजेदार बने। पहले आप देसी घी इस्तेमाल करते थे, थोड़ी मिकदार में बेशक करें, लेकिन आजकल की सिंथेटिक की वजह अगर वो करें वो भी काफ़ी हेल्दी है आपके लिए। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, इनका अगर आप ख्याल रखें तो ये डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारी चीज़ें, ओबेसिटी हो गई, इससे बढ़ सकते हैं। फिर अपने आप की वॉक को आप कंटिन्यू करें तो उससे आपका पूरा जिस्म आपका उसमें एक टोन आ जाती है, सेट रहता है। तो हैं ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इनका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आप इसको 1-2 दिन में ना देखें, आप देखिए कि मैंने आज से ये सारी चीजें शुरू की हैं, 1 महीने के बाद मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ा है। लोग आपसे पूछेंगे आपने क्या किया है। तो अच्छा, मतलब आपने ट्रीटमेंट्स की तरफ से आप बेसिकली आप नेचर की तरफ गए हैं, तो नेचर आपको फिर अगर आप नेचर की तरफ जाते हैं, नेचर आपको फिर अच्छा कर देती है। तो अच्छा, वही है ना, जितना हम अक्सर बात करते हैं कि हम साफ सुथरे इलाके में चले जाए ना, तो वहाँ की आबो हवा भी अच्छी है ना, तो उससे भी आपके ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम अक्सर कहते हैं कि अच्छा नॉर्दर्न एरियाज में उनके लोगों की हेल्थ बड़ी अच्छी होती है, तो वो यही होता है कि उनका खाना पीना बड़ा अच्छा होता है, बड़ा सादा सा होता है। हम लोग बहुत सारी चीजों के ना आदी हो चुके हैं, अब हम उन चीजों से कहते हैं ना पीछे हटना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया। बेसिकली वो नेचुरल फैट यूज करते हैं, वो अगर गोश्त भी पकाते हैं तो गोश्त की जो फैट होती है उसी में पका रहे होते हैं, उसी में पकाते हैं, और इस तरह की जो ऑर्गेनिक चीजें हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब सारी दुनिया में ऑर्गेनिक जो है इसका बड़ा वो शुरू हो गया चर्चा की ऑर्गेनिक यूज करना चाहिए सेहत के लिए। मकसद ये कि हम अपनी उसी पुरानी तरफ वापस आना शुरू हो गए हैं, ताकि हम उसी तरह हेल्दी रहें जिस तरह हम पहले रहते थे। और लेकिन ये अब जो आज की जो दुनिया, इसमें जो परेशानियां हैं वो आपका बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको सब बीमारियों की तरफ लेके जाती हैं। अच्छा, अभी से हम देखते हैं क्योंकि हमारे ऊपर इतना मेंटली प्रेशर है, उसकी वजह से हमारे रिंकल्स जो हैं वो अभी से पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, आपकी फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो गई हैं, तो हम इस पे स्किन के हवाले से इनसे मजीद भी जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा नमशा, ये बताएं, एक्सरसाइज भी जाहिर सी बात है ज़रूरी है ऐसे पेशेंट्स के लिए, उनके हवाले से बताइए कौन सी ज़्यादा वॉक ही बेस्ट है या कोई और भी, जिस तरह जिम वगैरह भी ज्वाइन करना चाहिए? वगैरह जो ओवरवेट लोग हैं उनके लिए तो बेहतर है कि वो कर सकते हैं कार्डियक एक्सरसाइजेस, लेकिन जिस तरह अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट की बात करें तो उनके लिए बेहतर है कि वो ब्रिस्क वॉक करें। ठीक है, वो जितना ज़्यादा नेचर के क्लोज जाके रहेंगे, क्योंकि आपके वो स्ट्रेस को भी मैनेज करेगा, आपके सिक्रीशंस को भी मैनेज करेगी, तो ब्रिस्क वॉक इज़ अ बेटर ऑप्शन। क्योंकि जब डायबिटीज़ होती है या हाइपरटेंशन भी है तो बॉडी में एक फटीग का ऑप्शन आना शुरू हो जाता है। दूसरा, न्यूरोपैथी के साइंस उन लोगों को फील हो रहे होते हैं जो मेटफॉर्मिन पे या इंसुलिन पे होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो ब्रिस्क वॉक है, लेकिन ये है कि इसका टाइम पीरियड आप डेली बेसिस के 5 मिनट्स इंक्रीज करें और रेगुलर बेसिस पे करें। ठीक है, और कोशिश करें कि मतलब जहाँ पे ज़्यादा दरख्त हैं वहाँ पे करें, आपकी विजन जो है वो काफ़ी दूर तक जा रही हो, वो चीज़ आपको रिलैक्स करेगी। और ओवर थिंकिंग से अवॉइड करें उस टाइम पे जब आप वॉक कर रहे हैं। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप नेचर के बारे में सोच सकते हैं उसके बारे में सोचें, अबाउट मतलब सेल्फ लव वाली फीलिंग्स जो हैं वो लेके आए, अपने बारे में सोचें, मतलब जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन जो आपकी स्ट्रेस है, आपका काम है या इस तरह की जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं उनके बारे में अलबत्ता ना सोचें। सही। अच्छा, जिस तरह फ्रेश जूसेस के हवाले से भी कहा जाता है कि वो जो है शुगर पेशेंट्स को जो है वो नहीं लेने चाहिए, इसके हवाले से क्या है? मतलब फ्रेश जूस इसलिए मना कर दिया जाता है क्योंकि जब जूस में कन्वर्ट होता है फ्रूट तो उसके अंदर से फाइबर खत्म हो चुका होता है, तो वो हाई ग्लाइसेमिक जो है प्रोडक्ट बन जाता है। वो इसलिए हम फिर जूस से मना करते हैं और हम कहते हैं रॉ फ्रूट जो है वो ले लें। रॉ फ्रूट के अंदर एक तो फाइबर का ऑप्शन होता है, दूसरा कुछ चीज़ों के सीड्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो इंसुलिन की सिक्रीशन को भी मैनेज करते हैं और उधर से ब्लड में जाके ग्लूकोज की जो स्पाइक है उसको कंट्रोल करते हैं। एकदम से ग्लूकोज लेवल हाई नहीं होता, वो मैनेज रहना शुरू हो जाता है। तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि रॉ फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल्स लें। जूस की फॉर्म में हम ज़्यादातर जो रिकमेंड कर रहे होते हैं ना वो कुछ वेजिटेबल्स हैं, जो लोग वेजिटेबल्स का जूस पी लेते हैं। अदरवाइज हम एलोवेरा का जूस रिकमेंड करते हैं कि वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, वो आप जूस की फॉर्म में लें। उसकी डिफरेंट रेसिपीज हैं, पुडिंग्स भी हैं जो आप बना सकते हैं, या फिर आप जो है वो करेले का जूस जो है उसको जूस की फॉर्म में अगर आप कंज्यूम करना चाहें तो वैसे वो कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह कहा जाता है कि मेथी बहुत अच्छी है, सब हरी जो सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां हैं वो ज्यादा फायदा देती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, सब्ज पत्तों की जहाँ पे बात है ना, डायबिटिक पेशेंट को अगर हम लेके बात करते हैं तो एक तो उसके अंदर ना क्रोमियम की अमाउंट अच्छी होती है, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम और बाकी कुछ सल्फर कंटेनिंग कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो इन प्रोडक्ट्स में ज्यादा होते हैं। तो ये वो चीजें जो आपको बाकी फूड से मिल नहीं रहे होते, तो इसलिए फिर उन चीज़ों की जो डेफिशिएंसी है वो आप वहाँ से पूरा कर रहे होते हैं, तो वो आप वहाँ से खा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइक डिसलाइक्स मैटर करते हैं, तो फिर वो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, वैसे जिस तरह अभी अगर वो अपनी डाइट से नहीं इस तरह अपनी चीज़ें जो है वो कर पा रहे, तो उनके लिए जैसे मल्टीविटामिन्स हैं वो शुगर के पेशेंट्स ले सकते हैं या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं? शुगर के पेशेंट्स के लिए जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी डिज़ाइन किए गए होते हैं, ठीक है। और हर सप्लीमेंट डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकता। इसके अंदर जैसे कुछ प्रोबायोटिक के सप्लीमेंट्स होते हैं वो पेशेंट ले सकता है। जिनसन का प्रोडक्ट का एक सप्लीमेंट आता है मार्केट में, वो पेशेंट ले सकता है, लेकिन वो 1 मंथ तक ले सकता है, उसके बाद नहीं, क्योंकि उसका एक्सेसिव यूज जो है वो टॉक्सिसिटी कर देता है। फिर मिनरल्स की जहाँ पर बात है, अगर तो वो डाइट में उसके कहीं से पूरे हो रहे हैं लाइक क्रोमियम और मैग्नीशियम तो ठीक है। अगर नहीं है बिल्कुल तो वो फिर ऐसा सप्लीमेंट लेगा जो आरडीए के अकॉर्डिंग हो। अदरवाइज जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनकी मैंने पहले बताया कि किडनी जो है वो अफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। तो वो फिर जब अफेक्ट, अगर तो वो नॉर्मल है पहले वो चीज़ चेक कर लें, अगर सारा कुछ उसके मतलब बायोकेम्स ठीक आ रहे हैं देन फिर हम उनको वो रिकमेंड कर देते हैं। अगर आप बिना रिकमेंडेशन के यूज़ करते हैं और एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं तो फिर इन्हीं मिनरल्स की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। सही है। और जिस तरह जैसे इंसुलिन पे होते हैं, मेडिसिन पे होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए जी बिल्कुल, वो क्या एहतियात करनी चाहिए? जो इंसुलिन पे हैं या मेडिसिन पे हैं वो डेफिनेटली उनका पहले तो उन्हीं मेडिसिन के साथ जो है वो उनके शुगर लेवल्स को मेंटेन करवाया जाता है। सही। फिर जब हम देखते हैं कि उनकी बॉडी अब प्रॉपर रिस्पॉन्स करना शुरू हो गई है, उनकी जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी हो गई हैं, फिर उनकी डाइट के अंदर जो है वो कार्ब्स लेवल्स को और ज़्यादा डेफिशिएंट करके, ठीक है, लाइक लो ग्लाइसेमिक फूड्स को ज़्यादा इनटेक करा के, और उनकी जो अगर टैबलेट्स हैं तो उनकी डोज कम कराई जाती है,
सिमिलरली अगर पेशेंट इंसुलिन पे है तो उसकी डोज भी कम कराई जाती है। बट इस सारे प्रोसेस को ऑलमोस्ट आपको 6 मंथ से 1 ईयर लग सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप वो मेडिसिन जो अगर तो आप सिर्फ मेटफॉर्मिन पे हैं 500 mg तक आप यूज कर रहे हैं, वो मुश्किल नहीं है, वो आप विद इन 3 to 4 मंथ भी आप उससे जो है वो गिव अप कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, आप इजीली नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डोज बहुत ज्यादा हो चुकी है, आपने साथ कोई और कॉम्प्लिकेशंस कर लिए हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशंस को पहले मैनेज करेंगे फिर जाके डायबिटीज के ऊपर आएंगे, ठीक है, तो वो तकरीबन आपको 6 मंथ to 1 ईयर लग जाता है। सही। रमशा, बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल से आपने जो है वो डाइट प्लान भी बताया और बताया कि किस तरह हम अपना ख्याल भी रख सकते हैं। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल, जैसे कि ज़बातस जो है वो एक साइलेंट किलर है, इसकी जो प्रिकॉशंस हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को चेंज करें और अपना ईयरली अपने डायबिटोलॉजिस्ट से, अपने डाइटिशियंस को विजिट करते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि आया आप लोग कहीं प्री डायबिटिक स्टेज पर तो नहीं है और इसको ये रिकवरेबल है, इसके लिए परेशान ना हुआ करें, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होने के बाद जो है वो अपने शुगर लेवल्स को जो है वो और ज़्यादा डिस्टर्ब कर लेते हैं और फिर वो साथ हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज़, किडनी इश्यूज़ इनकी तरफ चले जाते हैं। तो स्ट्रेस नहीं लें, ये मैनेजेबल डिसीज़ है, मैनेज हो सकती है, अपने डाइटिशियंस और डायबिटोलॉजिस्ट के साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रमशा। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नेचर की तरफ वापस आएँ और वही ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो नेचुरली आप पहले इस्तेमाल करते थे, उसमें कोई स्टोरेज वाली चीज़ ना हो, उसमें कोई सिंथेटिक चीज़ ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखेंगी। ख़ास तौर पे शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया और इस तरह की रिलेटेड काफ़ी बीमारियां हो गई, फिर ओबेसिटी हो गई, ये सब चीज़ें आप डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप डाइट प्रॉपर लें और अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप को टेंशन फ्री रखें, जो मुकम्मल तौर पर मुमकिन नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है तो कोशिश करें, लेकिन जितना हो सकता है खुद को रिलैक्स रखें। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। रमशा, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।